देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। देखो हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन किए थे जहां पर हमें कैश बुक के साथ, मतलब लास्ट जो क्वेश्चन किए थे वो याद दिला रहे, जहां पर हमें कैश बुक मेंटेन करना था और जर्नल एंट्री भी करना था, ठीक है, कंपनी अकाउंट्स का। अभी देखो उसमें हम लोगों ने क्या क्या एंट्री किया था। एक तो हम लोगों ने किया था कि अगर फुल सब्सक्रिप्शन होता है तो क्या होगा, और अगर ओवर सब्सक्रिप्शन विथ रिफंड, ठीक है, रिफंड वाला किए थे, प्रोराटा नहीं किए थे, प्रोराटा आज करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है शेयर इशूड एट डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट में शेयर इशू होता है, ये कंसेप्ट है क्या, और ये कौन कर सकता है, मतलब प्रैक्टिकली ऐसा होता भी है या नहीं, या फिर कंपनी लॉ जो है, मतलब 2013 कंपनीज एक्ट, उसके हिसाब से क्या ये परमिसेबल है, ये सारा चीज हमें एक बार देखना पड़ेगा। देखो, शेयर्स आर रिगार्डेड टू बी इशूड एट डिस्काउंट if issue is at amount less than the nominal or per value of the share। अगर nominal value, per value या face value जो बोलते हैं उससे कम लेस, ठीक है, उससे कम अमाउंट में अगर शेयर इशू होता है, देन हम लोग इसको बोलते हैं शेयर इशूड एट डिस्काउंट। द एक्सेस ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ओवर द इशू प्राइस रिप्रेजेंट डिस्काउंट। द एक्सेस ऑफ द नॉमिनल वैल्यू, जैसे मान लो नॉमिनल वैल्यू 10, इक्विटी शेयर का नॉर्मली 10 ही माना जाता है, ठीक है। तो अगर 10 रुपीज है, तो जितना नॉमिनल वैल्यू एक्सेस हो रहा है इशू प्राइस से, और मान लो इशू प्राइस है फॉर एग्जांपल 8 रुपीज, ठीक है, ये नॉमिनल वैल्यू है 10, तो एक्सेस कितना हो रहा है, नॉमिनल वैल्यू एक्सेस कितना हो रहा है, ₹2 से। देखो यहाँ पर वही बोला है, द एक्सेस ऑफ द नॉमिनल वैल्यू दैट इज ₹2 ओवर द इशू प्राइस, ठीक है, रिप्रेजेंट डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ शेयर्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी दे रखा है, वेन ए शेयर्स ऑफ द अमाउंट वैल्यू 100 इज इशूड एट 98, इट इज सेड टू हैव बीन इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 2%। 2% बोला है, मतलब परसेंट में भी देखो तो 2% हो रहा है। कैसे, देखो 100 रुपीज का शेयर अगर 98 में हम लोग इशू कर रहे हैं, तो डिस्काउंट कितना हो रहा है, ₹2, तो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 2 आउट ऑफ 100 इंटू 100, है ना। तो 2%, क्योंकि डिस्काउंट ये नीचे 98 नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि डिस्काउंट किस पे हो रहा है, 98 पे ₹2 का डिस्काउंट नहीं, 100 पे ₹2 का डिस्काउंट, तो डिवाइडेड बाई 100, तो 2% डिस्काउंट में इशू हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखो लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, एक कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट, ठीक है। तो 53 सेक्शन 53 कंपनीज एक्ट 2013 बोल रहा है कि कंपनी डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं कर सकती एक्सेप्ट इन द केस ऑफ इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। ये मैंने बोला भी था, स्वेट इक्विटी शेयर्स जो इंप्लॉय लोगों को दिया जाता है, ठीक है, तो मतलब रिवार्ड के तौर पे, या फिर स्वेट इक्विटी नॉर्मली अगर कंपनी में कोई एडिशनल वैल्यू एडिशन कर देता है कोई भी इंप्लॉय, ठीक है, तो उनको एज अ रिवार्ड जो है स्वेट इक्विटी शेयर दिया जाता है, मतलब फ्री में कंसेशनल रेट में शेयर देने को बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना, ठीक है, इंप्लॉय और डायरेक्टर लोगों को हम लोग दे सकते हैं। तो डिस्काउंट ये पहले भी हम लोगों ने कहीं पढ़ रखा है, ठीक है, ये शायद इसी मतलब इसी चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं कर सकते, स्वेट इक्विटी शेयर को इशू कर सकते हैं डिस्काउंट में, ठीक है। दस एनी इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट शैल बी वॉइड, तो ये वॉइड हो जाएगा, क्योंकि सेक्शन 53 बोल दिया है कि डिस्काउंट में नहीं इशू कर सकते एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर। लेकिन हाँ, अगर हमें क्वेश्चन देता है डिस्काउंट का तो हम लोग सॉल्व करेंगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसे ही बन रहा है। लेकिन प्रैक्टिकली सोचो, प्रैक्टिकली क्या होगा, लॉ के हिसाब से प्रैक्टिकली जो होता है कि डिस्काउंट में कभी शेयर इशू नहीं हो सकता एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर, ठीक है। अब देखो शेयर इशूड एट प्रीमियम, अगर प्रीमियम में शेयर इशू होता है तो ये क्या कंसेप्ट होता है, व्हेन ए कंपनी इशूज इट्स सिक्योरिटीज एट अ प्राइस मोर देन द फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से ज्यादा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है, देखो फेस वैल्यू सपोज है 100, ठीक है, और इशू प्राइस, फेस वैल्यू का मतलब ही क्या होता है, नॉमिनल वैल्यू, और इसी का मतलब होता है पर वैल्यू, ठीक है, ये याद रखना, ये तीन कोई अलग चीज नहीं है, तीनों सेम है, ठीक है। इशू प्राइस 105, तो जितना एक्सेस में ये इशू हुआ दैट इज ₹5 पर शेयर, ये हो जाएगा प्रीमियम वैल्यू, ठीक है। व्हेन ए कंपनी इशूज इट्स सिक्योरिटीज एट अ प्राइस मोर देन द फेस वैल्यू, इट इज सेड टू बी एन इशू एट प्रीमियम। प्रीमियम इज द excess of issue price over face value of the security, excess of issue price over the face value of the security, ठीक है। अच्छा, इट इज क्वाइट कॉमन फॉर द फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग एंड वेल मैनेज्ड कंपनीज टू इशू देयर शेयर एट अ प्रीमियम। देखो कोई भी
चीज पर या फेस वैल्यू का मतलब होता है जो एक्चुअली जो वैल्यू होना चाहिए, यानी 100 रुपीज, ठीक है। अब अगर हम लोग 100 रुपीज का कोई भी मतलब जैसे यहाँ पर शेयर है, ठीक है, अब इसको 105 में सेल करना चाहते हैं, फिर भी ये सेल होगा, तभी ना हम लोग सेल करने का सोचे कि 105, 100 का चीज कोई 105 में क्यों लेगा, किसी को बेनिफिट दिखेगा तभी लेगा। मतलब एक चीज का हमें प्राइस पता है कि क्या होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग उस पर ज्यादा प्राइस देने के लिए रेडी है, क्यों? क्योंकि हमें वहां पर कुछ फ्यूचर बेनिफिट दिखेगा। तो बेनिफिट कौन सी कंपनी में हो सकता है, वही बोल रहा है, जो वेल मैनेज्ड है जो कंपनी, ठीक है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, ठीक है, तो वो अपने मतलब शेयर का प्राइस जो है एक्सेसिव रख सकती है, ठीक है। तो एक्सेसिव मतलब जितना एक्स्ट्रा होगा, प्रीमियम बोला जाता है यहाँ पर, दैट इज एन अमाउंट मोर देन द नॉमिनल और पर वैल्यू ऑफ शेयर्स। thus where shares of the nominal value of rupees 100 is issued at 105, it is said to have been issued at a premium of 5%। देखो एक्स्ट्रा 5 रुपीज अगेन आउट ऑफ 100, है ना, 100 पे 5 रुपीज ज्यादा, 105 पे 5 रुपीज ज्यादा नहीं, तो परसेंटेज अगर देखेंगे तो ये भी हो जाएगा 5%, ठीक है। तो 5% एक्सेस में इसे इशू किया गया एग्जाम्पल के हिसाब से। व्हेन द इशू इज एट प्रीमियम, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम मे टेक्निकली बी कॉल्ड एट एनी स्टेज ऑफ शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शंस। बोल रहा है कि अगर इशू प्रीमियम में किया जाता है, जो प्रीमियम का अमाउंट है उसे टेक्निकली एक नाम दिया गया है, टेक्निकली एट एनी स्टेज ऑफ शेयर कैपिटल। अच्छा, टेक्निकली हम लोग इसे कहीं पर भी ये प्रीमियम का पैसा कॉल कर सकते हैं, मतलब एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, सेकंड कॉल हो, फाइनल कॉल हो, कहीं पर भी कॉल कर सकते हैं। हाउएवर प्रीमियम इज जनरली कॉल्ड विद द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, लेकिन प्रेफरेबल ये है कि अलॉटमेंट में प्रीमियम का पैसा जो है कलेक्ट किया जाता है, समटाइम्स विद द एप्लीकेशन ऑफ मनी एंड रियरली विद कॉल मनी। तो फर्स्ट प्रेफरेंस है अलॉटमेंट, सेकंड प्रेफरेंस होता है एप्लीकेशन, और बहुत रेयर केस होता है कि कॉल में प्रीमियम का पैसा मतलब मांगा गया हो, ठीक है, लेकिन नॉर्मली अलॉटमेंट में होता है। जब क्वेश्चन साइलेंट रहेगा ना, तो अगर मान लो प्रीमियम बोला है लेकिन प्रीमियम कहाँ कॉल करना है ये नहीं बताया गया है, कि प्रीमियम एप्लीकेशन में कंपनी ने मांगा है कि अलॉटमेंट में कि कॉल में, तो हमेशा एज्यूम करना चाहिए कि अलॉटमेंट में, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है प्रीमियम का। When shares are issued at premium, the premium amount is credited to a separate account called securities premium account, ठीक है। जैसे मान लो 105 में हम लोग शेयर को इशू कर दिए, कोई एक शेयर होल्डर मान लो किसी एक पर्सन ने खरीद लिया, यानी वो शेयर होल्डर बन गया, तो उसने 105 दिया, लेकिन कंपनी को इस 105 को कैसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, 100 टूवर्ड्स कंपनी कैपिटल में रिकॉर्ड करेगी, क्योंकि उसे पता है कि एक्चुअल प्राइस क्या है। 5 जो एक्स्ट्रा पैसा एक्सेसिव मतलब अमाउंट प्रीमियम वैल्यू जो लिया गया है, इसे ट्रांसफर करना पड़ेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है, स्पेसिफिकली नाम दिया गया है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ये ट्रांसफर होना चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, क्योंकि ये शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं है, ठीक है, ये मेरा कैपिटल नहीं है, लेकिन मेरा कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगा इसीलिए हम अपने कैपिटल वैल्यू को एक्सेसिव दिखा रहे हैं, तो जितना एक्सेस चार्ज कर रहे हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये हम लोग का प्रीमियम वैल्यू है, ठीक है। तो प्रीमियम को अलग रखा जाता है, अलग शो करना पड़ता है, उसके लिए जो अकाउंट फॉलो होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब देखो रेदर इट रिप्रेजेंट ए गेन ऑफ ए कैपिटल नेचर टू द कंपनी, और इसका नेचर क्या है, मतलब ये क्या है, ये क्या है, इसे बोलेंगे गेन, ये वन टाइप ऑफ गेन है। कैसे, कैसा गेन है, कैपिटल नेचर का, ठीक है, कैपिटल गेन बोलेंगे इसे, तो ये हो जाएगा कैपिटल गेन, ठीक है। कैपिटल मतलब क्या होता है, कैपिटल गेन का मतलब होता है जो बार बार नहीं होगा, वन टाइम होता है ना। कैपिटल नेचर का मतलब क्या, जो रेवेन्यू मतलब रीऑकरिंग नहीं है, वन टाइम होगा, ठीक है। इस तरह के गेन को हम लोग कैपिटल गेन बोल सकते हैं। जैसे मान लो कोई फिक्स्ड एसेट बेच के गेन होता है, दैट इज कैपिटल गेन, तो वैसे ये भी, ठीक है। तो यहाँ पर गेन बोलेंगे, इसे कैपिटल गेन नेचर का बोलेंगे। बीइंग ए क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम एक क्रेडिट बैलेंस है, बिकॉज ये गेन है, क्योंकि हम लोग 100 का चीज, हमारा कंपनी इतना स्ट्रांग है कि हम लोग 100 की जगह 105 चार्ज कर रहे हैं, फिर भी लोग शेयर खरीद रहे हैं, यानी 5 रुपीज हमारा गेन है। तो गेन, ऑल गेन्स आर क्रेडिटेड, दैट्स वाई बीइंग ए क्रेडिट बैलेंस सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज शोन अंडर द हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस। मतलब जो अकाउंट्स में, जो मतलब कंपनी अकाउंट्स में शेड्यूल 3 में जो बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से
रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम को दिखाया जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस इज शोन एज शेयर होल्डर्स फंड इन द बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में शेयर होल्डर्स फंड के अंडर आएगा। मतलब शेड्यूल 3 अगर याद आता है, देखो शेड्यूल 3 ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ठीक है, ये मेन हेड है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। उसके अंडर आता है शेयर होल्डर फंड, इसके अंडर आता है शेयर कैपिटल, ठीक है, शेयर कैपिटल आता है। बी पॉइंट में रिजर्व सरप्लस आता है, तो वही चीज बोल रहा है। उसके बाद आता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग, शेयर अलॉटमेंट मनी पेंडिंग, ऐसा आता है, ठीक है, जो जिसका यूज थोड़ा कम होता है। लेकिन ये देखो ये दो मेनली है, ठीक है। तो शेड्यूल 3 के हिसाब से जो रिजर्व सरप्लस है वो कहां पर आता है, शेयर होल्डर फंड के अंडर आता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में बी यूज्ड बाय द कंपनी। अब देखो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम को कहां कहां यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये हम लोगों का बिजनेस करके गेन नहीं है। बिजनेस करके गेन मतलब कंपनी जिस भी चीज का बिजनेस कर रही है, क्या उससे प्रॉफिट हुआ है, नहीं, ये है मतलब डे टू डे का गेन नहीं है कि सेल करके गेन हुआ ना। ये बिजनेस का एक अलग रेपुटेशन है, ठीक है, बिजनेस स्ट्रांग है, तो हम लोगों ने गेन किया, क्या हम लोगों ने 100 की चीजों को 105 में बेचा, एग्जाम्पल के हिसाब से, कुछ और भी प्राइस हो सकता है। तो ये 5 रुपीज कैपिटल गेन है, तो इसका यूज भी थोड़ा अलग होगा, इसका नॉर्मल यूज नहीं होगा। तो इसका यूज कहां कहां हो सकता है, देखो, towards issue of an unissued share of the company to be issued to the members of the company as fully paid bonus securities। मतलब इस सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम लोग बोनस, अगर बोनस शेयर इशू करते हैं, बोनस शेयर है, ठीक है, मतलब इंटर में बोनस शेयर हम लोग पढ़ते हैं, तो बोनस शेयर में क्या होता है, कंपनी फ्री में अपने शेयर होल्डर को शेयर इशू कर सकती है, ठीक है, कुछ पैसा नहीं लेती है, उसके अगेंस्ट में कुछ भी नहीं लेती है, विदाउट एनी कंसिडरेशन, फ्री का शेयर होता है, दैट इज बोनस शेयर। तो बोनस शेयर इशू करते हैं। अब देखो शेयर इशू करने से तो 2 शेयर कैपिटल होगा, तो डेबिट तो कुछ करना पड़ेगा। अब बैंक डेबिट कर नहीं सकते क्योंकि पैसा नहीं मिलेगा, बिकॉज फ्री का शेयर है, दैट इज बोनस शेयर। तो क्या यूज किया जाता है, तो वहां पर एक्चुअली प्रॉफिट रिजर्व को यूज करते हैं, रिजर्व को कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। बेसिकली बात यही होता है कि अपने प्रॉफिट को कैपिटल में ट्रांसफर करती है कंपनी अगर बोनस इशू करती है। तो ये बोनस पे तुम लोग डिटेल्स में पढ़ोगे, जब बोनस मतलब इंटर में बोनस पढ़ाया जाएगा तो तब तुम लोग ये समझ जाओगे और भी अच्छे तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देखो, टुवर्ड्स इशू ऑफ अनइश्यूड शेयर ऑफ द कंपनी टू बी इशूड टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी एज फुल्ली पेड बोनस शेयर। लेकिन सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं बोनस शेयर इशू करने के लिए। तो यहाँ पर जो रिजर्व यूज होगा उसमें हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज कर सकेंगे बोनस शेयर इशू करने के लिए। तो इतना समझो कि सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज किया जाता है बोनस शेयर इशू करने के लिए। सेकेंड पॉइंट, टू राइट अप प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब मैंने बताया था लास्ट दिन भी कि बिजनेस स्टार्ट होने के पहले जो भी खर्चे होते हैं उसे बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो वो खर्चा राइट ऑफ करना पड़ेगा धीरे धीरे, ठीक है, क्योंकि ये खर्चा क्या है, बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के पहले का खर्चा है, तो इसे राइट ऑफ किया जाता है। तो वो पूरा, क्योंकि वो काफी मतलब हेवी अमाउंट हो सकता है, तो ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है उसे राइट ऑफ करने के लिए हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, और क्या राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं, एक्सपेंसेस ऑफ और कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी ऑफ द सिक्योरिटीज और डिवेंचर ऑफ द कंपनी। कंपनी जैसे लास्ट हम लोगों ने पढ़ा भी था, कंपनी अंडर राइटर के हेल्प से शेयर इशू करवाती है, ठीक है, तो उनको कमीशन देती है, तो वो कमीशन का खर्चा राइट ऑफ करना, या फिर कंपनी किसी तरह का डिस्काउंट अलाउड की है, ठीक है, तो उसका जो एक्सपेंस हुआ है, लॉस हुआ है, उसको राइट ऑफ करने के लिए, या फिर कोई अलग मतलब कोई अलग टाइप का एक्सपेंसेस जो हुआ है ड्यू टू इशू ऑफ सिक्योरिटीज और डिवेंचर, मतलब शेयर या डिवेंचर इशू करने के लिए अगर किसी भी तरह का एक्सपेंसेस हुआ है उसे राइट ऑफ करने के लिए हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कर सकते हैं। पॉइंट डी, टू प्रोवाइड फॉर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर ऑफ द कंपनी। क्या होता है, जब प्रेफरेंस शेयर, जैसे हम लोग टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़े थे, वहां पर डिटेल्स में पढ़े थे, रिडीमेबल होता है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर मतलब एक टर्म्स होता है, जैसे 10 इयर्स बाद रीपे कर देंगे या फिर 12 इयर्स बाद। तो अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है तो कंपनी क्या बोलती है, कभी कभी ऐसे कर सकती है कंपनी, इशू के टाइम पे ही बोल सकती है कि आज अगर आप हमारा 100 रुपीज का एक प्रेफरेंस शेयर लोगे तो आफ्टर 5 इयर्स, अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल में कि 5 इयर्स जो है टर्म्स एंड कंडीशन है,
प्रेफरेंस शेयर का, तो आफ्टर 5 इयर्स 105 रुपीज हम लोग आपको रिटर्न करेंगे टुवर्ड्स कैपिटल। बाकी डिविडेंड तो मिल ही रहा है, 5 साल में डिविडेंड तो मिलेगा ही, लेकिन जब 5 साल बाद कैपिटल रिपे होगा, आफ्टर 5 इयर्स जब कैपिटल रिपे होगा 105, तो 5 रुपीज प्रीमियम में राइट ऑफ। ये कंपनी का एक लॉस है 5 इयर्स बाद, बट अगर कंपनी ऐसा बोल रही है तो वो बोल सकती है। मतलब ये सब तो स्कीम होता है ना, अगर कंपनी थोड़ा सा पब्लिक को ऐसा बोलेगी तभी ना पब्लिक अपना पैसा लगाएगी, ठीक है भाई मुझे 5 इयर्स बाद 100 की जगह 105 मिलेगा। तो प्रीमियम में रिडीम करना, ठीक है, प्रीमियम में रिडीम कर सकते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को, या फिर प्रीमियम में डिवेंचर भी रिडीम कर सकते हैं। मतलब लोन, ठीक है, डिवेंचर मतलब पब्लिक से लिया गया लोन, इसके बाद डिवेंचर ही हम लोग पढ़ेंगे जब ये शेयर वाला चैप्टर खत्म होगा। तो डिवेंचर में क्या होता है, कंपनी जैसे कैपिटल के लिए प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर इशू करती है, ठीक है, उसी तरह से लोन के लिए पब्लिक से लोन, मतलब लोन के लिए भी डिवेंचर इशू कर सकती है। तो डिवेंचर इशू करने पे कंपनी को क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट, क्योंकि लोन है इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करना पड़ता है, डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट, लेकिन डिवेंचर जो लोन का अमाउंट है, इंटरेस्ट तो मिल रहा है, जिसने लोन दिया उसे इंटरेस्ट तो मिल रहा है, लेकिन लोन का रीपे कब होगा। जैसे कंपनी मान लो 10 लाख का लोन लिया, तो 5 साल बाद 10 लाख रिटर्न करेगी, इन द मीन टाइम वो 5 साल में इंटरेस्ट पे करेगी जिन्होंने भी लोन दिया है। तो 10 लाख का 10 लाख की जगह हो सकता है कंपनी बोल रही है कि हम 10% प्रीमियम में रिटर्न करेंगे, तो 10 लाख 11 लाख में कंपनी रिटर्न करेगी, ऐसा भी हो सकता है। तो वो प्रीमियम जो एक्स्ट्रा लग रहा है उसके लिए ये सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज हो सकता है। नेक्स्ट देखो, फॉर द परचेज ऑफ ओन शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज, जैसे प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया जाता है, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया जाता है, डिवेंचर को रिडीम किया जाता है, वैसे कंपनी चाहे तो जो इक्विटी शेयर इशू करती है उसे रिडीम नहीं करेगी, उसके लिए क्या बोला जाता है, बाईबैक, ठीक है, ये भी इंटर का ही टॉपिक है, बाईबैक बोला जाता है। कंपनी अपना शेयर, इक्विटी शेयर जब खुद खरीदती है मार्केट से, ओन शेयर खुद ही खरीदती है, तो उसे बोला जाता है बाईबैक। ये सब क्यों होता है ये डिटेल्स में तुम लोग पढ़ोगे जब वो चैप्टर आएगा। तो ये यहाँ पर जब बाईबैक होता है तो पैसे का जरूरत होगा, बाईबैक करने के लिए तो पैसे का जरूरत होगा ना। तो क्योंकि देखो अपना शेयर खरीद रहे हैं तो पैसे का जरूरत होता है, और कंपनी को उसमें बाईबैक में ये शो करना पड़ता है कि मेरा जो रिजर्व सरप्लस है वो इतना ज्यादा है कि हम बाईबैक कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी के पास जब तक सरप्लस कैश नहीं होगा वो शेयर कैसे बाईबैक करेगी, नहीं कर सकती है ना। तो इसीलिए यहाँ पर बाईबैक जब होता है, मतलब कंपनी जब अपना खुद का शेयर खरीदती है, मतलब ये इक्विटी शेयर का बात हो रहा है, तब भी सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज होता है। हमें फिलहाल सिर्फ यूज याद रखना है, ठीक है। यूज में क्या क्या हो गया, पहला है बोनस शेयर इशू करने के लिए, दूसरा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, तीसरा हो जाता है किसी भी तरह का कमीशन, किसी भी तरह का डिस्काउंट अलाउड, या एनी एक्सपेंसेस जो कंपनी ने किया था ड्यू टू इशू ऑफ सिक्योरिटीज एंड डिवेंचर, वो राइट ऑफ करने के लिए। नेक्स्ट हो जाएगा रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए कंपनी इशू कर सकती है, सॉरी सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कर सकती है। और इक्विटी शेयर को बायबैक करने के लिए कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कर सकती है। तो अभी इस चैप्टर के लिए हमें सिर्फ यूजेस पता होने चाहिए कि कहाँ कहाँ यूज कर सकती है। बाकी अगर अभी हम बोलेंगे कि बायबैक क्या होता है, ये काफी एक लंबा चौड़ा डिस्कशन है, बायबैक पूरा बताना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, और अभी के लिए नीड भी नहीं है। नेक्स्ट देखो, it may be noted that certain class of companies are prescribed under section 133 of the Companies Act 2013 whose financial statement comply with the accounting standard prescribed for them can't apply the securities premium account for the purpose B and D mentioned above। एक एक्सेप्शन है, ठीक है, एक एक्सेप्शन है सेक्शन 133 कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। क्या एक्सेप्शन है, सिक्योरिटीज प्रीमियम के यूज का। क्या बोला है देखो, कुछ क्लास ऑफ कंपनीज है, मतलब पर्टिकुलर कुछ कंपनीज का लिस्ट दे रखा है सेक्शन 133 कंपनीज एक्ट 2013 में, ठीक है। इनको क्या बोला गया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनको ये इसमें मतलब एक्चुअली ये जो क्लास ऑफ कंपनीज है उनका लिस्ट है, ठीक है। ये क्लास ऑफ कंपनीज क्या नहीं कर सकती है, जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है उसका यूज बी और डी पॉइंट के लिए नहीं कर सकती, मतलब प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के लिए और प्रीमियम पे प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर को राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज नहीं कर सकती है। कौन सी कंपनियां, कुछ क्लास ऑफ कंपनीज है, ठीक है, जिसका डिस्क्रिप्शन कहां दिया हुआ है, सेक्शन 133 2013 में, ठीक है। whose financial statement comply with the accounting standard prescribed for them, उनके लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब किया गया है उसके हिसाब से
ये क्लास ऑफ कंपनीज जो लिस्टेड है सेक्शन 133 कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर, उनको अलाउड नहीं है कि वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज करे। ठीक है, तो ये अगर कभी भी छोटा सा नोट्स वगैरह आए तो हमें याद रखना चाहिए। तो देखो जो भी यूज है, ठीक है, यहाँ पर टोटल 5 यूजेस दिए हुए हैं। 5 यूजेस में से 2 यूजेस ऐसे हैं जैसे कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का राइट ऑफ करना और प्रीमियम रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर में सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज रेस्ट्रिक्टेड है फॉर दोज कंपनी जो लिस्टेड है सेक्शन 133 के अंडर। ठीक है, ये पॉइंट बोला है। अच्छा, अब देखो अगर प्रीमियम में शेयर इशू होगा तो एंट्री क्या होगा। देखो पहले शेयर एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो ये जो पैसा मिल रहा है यहाँ पर हम लोग कौन सा दिखाएंगे, मान लो 105 हम लोगों ने लिया, ठीक है, 105 में 100 कैपिटल का वैल्यू है, 5 प्रीमियम है, तो जब एंट्री करेंगे तो वो 105 से ही करेंगे कि हमें एप्लीकेशन में 105 मिला। लेकिन जब ट्रांसफर करेंगे तो 100 कैपिटल में करेंगे, 5 सिक्योरिटीज प्रीमियम में करेंगे। देखो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम टू शेयर कैपिटल, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 5 रुपीज, यहाँ पर आ जाएगा 100 रुपीज, ये हो गया 105। इस तरह से एंट्री होगा। तो ये एप्लीकेशन का हो गया। अगर एप्लीकेशन में प्रीमियम का पैसा हम लोगों ने रिसीव किया है तो, लेकिन थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था इन जनरल अलॉटमेंट में होता है फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड एप्लीकेशन होता है और बहुत रेयरली कॉल में होता है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन जैसा बोलेगा हमें। प्रीमियम अमाउंट कॉल्ड विथ अलॉटमेंट मनी, अगर अलॉटमेंट में प्रीमियम कॉल किया गया है देन क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि हमें पता है पहले ड्यू एंट्री होता है अलॉटमेंट में। तो ड्यू एंट्री क्या है, ड्यू एंट्री ये है कि मैंने अलॉटमेंट में सपोज 105 कॉल किया है, लेकिन ये पता है कि 100 रुपीज तो मुझे कैपिटल में ट्रांसफर करना है और 5 रुपीज मुझे प्रीमियम में ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो अगर अलॉटमेंट में होगा तो ड्यू एंट्री ऐसा हो गया, देन हम लोग पैसा रिसीव कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 105। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। इलस्ट्रेशन 6 देखो क्या बोला है। ऑन 1 अक्टूबर 2020 पायोनियर इक्विपमेंट लिमिटेड रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 250 इक्विटी शेयर ऑफ 100 each टू बी इशूड एट प्रीमियम ऑफ 25% पेएबल एज। देखो इन्होंने 250 इक्विटी शेयर इशू किया है 100 each वाला, एप्लीकेशन पे 25/75 अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम दिया है। ठीक है, और प्रीमियम बोला है 25%, तो 100 का 25% हम लोग चेक करेंगे कितना होता है, 25 होता है। तो ये प्रीमियम है, इंक्लूडेड प्रीमियम प्राइस है। तो 75 में अगर 25 प्रीमियम है तो टूवर्ड्स कैपिटल कितना होगा, 50, है ना। 75 में अगर 25 प्रीमियम है तो टूवर्ड्स कैपिटल 50 होगा। बैलेंस अमाउंट ऑन शेयर्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, बैलेंस जो है जब जरूरत होगा तब कॉल किया जाएगा। तो बैलेंस कितना हो रहा है बता सकते हो, एप्लीकेशन पे 25, अलॉटमेंट में 75, तो बैलेंस में कितना होगा बता सकते हो। 25 50, हाँ 125, ठीक है 25 ही होगा क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम इंक्लूडेड है, तो टोटल कितना होना चाहिए 125, तो 25 होगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या बोला है, द शेयर्स वेर अलॉटेड बाय द कंपनी ऑन 20th October 2020 and the allotment money was duly received on 31st October. Record journal entries in the books of the company to record the transaction in connection with the issue of shares। ठीक है, तो हमें जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोला है। अच्छा देखो, कंपनी का नाम दिया हुआ था पायोनियर इक्विपमेंट लिमिटेड। डेट है क्वेश्चन में तो डेट का कॉलम बना लेते हैं, पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट। अच्छा सबसे पहले 1 अक्टूबर, ठीक है, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर 250 ये इशू किया गया है। ठीक है, तो ये वाला एंट्री हो जाएगा 1 अक्टूबर। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन।
अच्छा, कितना अमाउंट लिखेंगे? यहाँ पर 2,50,000 एप्लीकेशन रिसीव हुआ है @25 करके, तो यहाँ पर हो जाएगा 2,50,000 @25। तो 2,50,000 इंटू 25, 25 इंटू 25 625, 625 हो जाएगा 625, और ये 4 जीरो। अच्छा, यहाँ पर लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन received for 2,50,000 shares at the rate of ₹25। अच्छा, इसके बाद हम लोग ये चेक करेंगे अलॉटमेंट कब दिया जा रहा है। द शेयर्स वर अलॉटेड, जिस दिन अलॉटमेंट दिया जाएगा उसी दिन ये पैसा कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं October 20। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल। नेक्स्ट कौन सा डेट आएगा? अलॉटमेंट का 20 अक्टूबर को ही होगा। जिस दिन ट्रांसफर होता है उसी दिन अलॉटमेंट का डिक्लेयर होता है, और अलॉटमेंट जो है पहले ड्यू किया जाता है। तो October 20 को फिर से अलॉटमेंट का हम लोग पहले ड्यू एंट्री करेंगे, मतलब कंपनी पहले सोचेगी कि उनको कितना मिलेगा अलॉटमेंट पे। तो इक्विटी शेयर, जैसे डेटर को हम लोग डेबिट करते हैं ना, वैसे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को डेबिट करेंगे, अलॉटमेंट का पैसा हमें मिलेगा, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। और यहाँ पर प्रीमियम इंक्लूडेड है, ठीक है, 75 में प्रीमियम इंक्लूडेड है। तो ये पैसा दो जगह ट्रांसफर होगा, एक हो जाएगा कैपिटल में टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। यहाँ मल्टीप्लाई करके देखते कितना होगा, 2,50,000, ठीक है, यहाँ पर तो फुल सब्सक्रिप्शन है, ओवर अंडर कुछ नहीं बोला है, 2,50,000, और यहाँ पर कितना हो जाएगा अलॉटमेंट में आएगा हमारे पास 75, ये हमें कंफर्म पता है, लेकिन कैपिटल में कितना जाएगा? कैपिटल में जाएगा ये 25 हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में, क्योंकि बोला था देखो 25% है ना, 25% बोला था, 25, तो 75 से 25 लेस कर देंगे, 50 रुपीज हो जाएगा, ठीक है, 50 रुपीज हो जाएगा, 2,50,000 इंटू 50, 2,50,000 इंटू 75 पहले कर लेते हैं, 18,75,000, नहीं 1,87,000, 1,08,75,000 ऐसा कुछ आ रहा है, 1875 और हाँ 1,87,50,000 इतना आ रहा है। अच्छा, ये आ जाएगा 1,25,00,000, और ये 625, ये हो जाएगा अमाउंट, ठीक है। तो बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू for 2,50,000 shares at the rate of 75 per share, including premium, including 25 per share premium।
अब ये जब रिसीव होगा तब हम लोग एंट्री करेंगे। रिसीव कब हो रहा है? 31 अक्टूबर को। तो अक्टूबर 31, तो रिसिप्ट का एंट्री क्या होगा? पैसा मिलने से बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी का सारा ट्रांजैक्शन बैंक में ही हम लोग दिखाएंगे जब तक हमें कैश ना दिखाने बोले। अगर कैश बोलेगा तभी कैश दिखाएंगे। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट बीइंग मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट ट्रांसफर टू कैपिटल। नहीं, ये एक्चुअली ट्रांसफर तो हम लोग पहले ही दिखा देते। बीइंग अलॉटमेंट मनी, बीइंग मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। अब कितना मिलेगा? पूरा, क्योंकि कुछ तो कॉल इन एरियर एडवांस कुछ नहीं बोला है। ठीक है, अच्छा, ये हो गया और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। हाँ, एक वर्किंग नोट तुम लोग कर सकते हो, ये जैसे यहाँ पर जो है दिखाया है कि 25 प्रीमियम हो रहा है, इसका एक वर्किंग नोट तुम लोग चाहो तो कर सकते हो। अब हम लोग मेन जो चीज कर रहे हैं दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रोराटा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसमें गलत भी हो जाता है बहुत बार। ठीक है, तो हम लोग अच्छे तरीके से इसे सीखेंगे। देखो, ओवर सब्सक्रिप्शन इज द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर मोर देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड टू द पब्लिक बाय ए कंपनी। कंपनी ने जितना ऑफर किया था, ठीक है, और पब्लिक ने अगर उससे ज्यादा अप्लाइड कर दिया है तो उसमें हो जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। इसका कंसेप्ट हम लोगों ने थोड़ा पहले पढ़ा है। अब प्रोराटा क्या होता है? देखो, इट यूजुअली ऑकर्स इन केस ऑफ गुड इश्यूज एंड डिपेंड्स ऑन मेनी अदर फैक्टर्स लाइक इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस इन द कंपनी, जनरल इकोनॉमिक कंडीशन, प्राइसिंग ऑफ द इशू एटसेट्रा। मतलब क्या होता है, अगर कोई बहुत अच्छा कंपनी है, ठीक है, तो बहुत से लोग उस पर अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, तो जितना अलॉटमेंट कंपनी दे नहीं सकती उससे ज्यादा लोग अप्लाई कर देते हैं। फिर कंपनी को क्या करना पड़ता है? रिफंड करना पड़ता है, या फिर कंपनी क्या करेगी? वो पैसा बाद में एडजस्ट कर देती है। ठीक है, दैट इज प्रोराटा। तो ये तब होता है कि अगर कंपनी अच्छा है, मतलब इन केस ऑफ गुड इश्यूज, मतलब क्या, अच्छे कंपनी की तरफ से इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है, डिपेंड, अब ये डिपेंड करता है ऑन फैक्टर लाइक, जैसे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है कि ये कंपनी अच्छा करेगी मार्केट में, तो लोग पैसा लगाते हैं। ठीक है, जनरल इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर, प्राइसिंग ऑफ द इशू एटसेट्रा। व्हेन द शेयर्स आर ओवर सब्सक्राइब द कंपनी कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल द एप्लीकेंट्स। तो कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है कि सभी को अलॉटमेंट दे। ठीक है, उतना है ही नहीं अवेलेबिलिटी, तो कैसे देंगे? ठीक है, it means that the decision is to be made on how the shares are going to be allotted। अब ये हो जाता है कि कैसे कंपनी के पास ये क्वेश्चन अराइज होता है कि कैसे कंपनी अलॉट करे शेयर। ठीक है, शेयर्स कैन बी अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स बाय ए कंपनी इन एनी मैनर इट थिंक्स प्रॉपर। ये कंपनी के पास है पूरा का पूरा ऑथोरिटी, कंपनी किसको अलॉटमेंट देगी, किसको कैंसिल करेगी, हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। अगर हमारा एप्लीकेशन कैंसिल हो जाता है तो हमारा पैसा रिटर्न मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि जबरदस्ती कि हमें ही देना, हमारे पास ऐसा कोई राइट्स नहीं है। पूरा राइट्स कंपनी के पास है, वो किनको अलॉटमेंट देगी किनको नहीं देगी। द कंपनी में रिजेक्ट सम एप्लीकेशन इन फुल, दैट इज नो शेयर्स आर अलॉटेड टू सम एप्लीकेंट्स एंड एप्लीकेशन मनी इज रिफंडेड। कंपनी क्या कर सकती है? एप्लीकेशन मनी का पैसा रिटर्न करके जिनको अलॉटमेंट नहीं देना है उनको पैसा रिफंड कर देती है, उनका शेयर जो है एप्लीकेशन को कैंसिल कर देती है। ठीक है, यूजुअली मल्टीपल एप्लीकेशंस बाय द सेम पर्सन्स आर नॉट कंसीडर्ड। ठीक है, अगर एक पर्सन बार बार एप्लीकेशन कर रहा है, मल्टीपल एप्लीकेशन कर रहा है, तो वो कंसीडरेशन नहीं, मतलब कंपनी उसे कंसीडर नहीं करेगी। अलॉटमेंट में बी गिवन टू द रेस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स इन फुल, और अलॉटमेंट बाकी लोगों को दे दिया जाएगा, दैट इज फॉर द नंबर ऑफ शेयर्स दे हैव अप्लाइड फॉर। ए थर्ड ऑल्टरनेटिव, मतलब ये सेकंड हो गया। थर्ड ऑल्टरनेटिव क्या है? मतलब ये सेकंड पोर्शन क्या था? पहला था कि एक्स्ट्रा पैसा रिफंड कर दे, लेकिन दूसरा क्या होता है, मतलब एक्चुअली जब अप्लाई करते हैं ना, तो जो मतलब जो ब्रोकर कंपनी के अंडर हम लोग अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं, वहां हमें एक क्लाइंट आईडी दिया हुआ रहता है, उसके थ्रू से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, बट एक बार ही कर पाएंगे। ठीक है, एक इशू के लिए, ठीक है, बार बार नहीं कर पाएंगे। तो वही चीज बोल रहा है, अगर कोई मल्टीपल टाइम्स करेगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? ए थर्ड ऑल्टरनेटिव इज दैट कंपनी में अलॉट शेयर्स टू द एप्लीकेंट्स ऑन प्रोराटा बेसिस, जो अभी हम लोग सीखने वाले हैं, प्रोराटा बेसिस पे कर सकते हैं। प्रोराटा अलॉटमेंट मींस अलॉटमेंट इन प्रोपोर्शन ऑफ द शेयर्स अप्लाइड फॉर, प्रोपोर्शनेटली अलॉटमेंट दे दिया जाएगा। कैसा होता है ये देखो, यहाँ पर एग्जांपल दिया है। ए कंपनी ऑफर्स टू पब्लिक 10,000 शेयर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, द कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 12,000। मतलब
कैपेबिलिटी है 10,000 अलॉटमेंट करने का, बट 12,000 एप्लीकेशन आ गया, मतलब 2,000 एक्स्ट्रा। इफ द शेयर्स आर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस, अगर इसका प्रोराटा करेगी कंपनी, तो कंपनी ऐसे बोलेगी एप्लीकेंट्स फॉर 12,000 शेयर्स आर टू बी अलॉटेड 10,000 शेयर्स। जिन्होंने 12,000 का एप्लीकेशंस मेरे लिए मेरे पास जरूर आया है, कंपनी ये बोलेगी, लेकिन हम तो अलॉटमेंट मैक्स टू मैक्स 10,000 ही दे सकते, उससे ज्यादा नहीं। तो हम 12,000 जिन्होंने अप्लाई किया, हम 10,000 देंगे। मतलब मेरा रेशियो क्या बन गया, 12,000 के लिए 10,000। ठीक है, अब इसका रेशियो देखो, यहां से 30 हट गया, यहां से 30, 12:10, यानी इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 6:5 रेशियो में हम लोग अलॉटमेंट दे रहे हैं। मतलब अगर कोई 6 शेयर के लिए अप्लाई करेगा तो उसे 5 शेयर का अलॉटमेंट मिलेगा। एनी एप्लीकेंट्स हु हैज अप्लाइड फॉर 6 शेयर्स विल बी अलॉटेड 5 शेयर्स। यही मैंने अभी समझा, इसका मतलब ये होता है अगर मैंने 6 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो मुझे 5 शेयर्स ही मिलेगा, तो फिर 1 शेयर्स का पैसा तो ज्यादा जा रहा है, वो क्या एडजस्ट हो जाएगा? हाँ एडजस्ट होगा ना। जब नेक्स्ट कंपनी मुझे अलॉटमेंट का कॉल करेगी, या मतलब कॉल जो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल होता है, ये सब जब कंपनी कॉल करेगी, तब जो एक्स्ट्रा पैसा है उसे एडजस्ट कर लेगी। अब कितने तक कंपनी एडजस्ट करेगी, मतलब अलॉटमेंट में ही सिर्फ करेगी या कॉल में भी करेगी, ये कंपनी का पॉलिसी होता है कि कभी कभी कंपनी क्या करती है, जितना एक्स्ट्रा पैसा है जब तक एडजस्ट होते जाएगा एडजस्ट करेंगे। कोई कोई कंपनी का पॉलिसी ऐसा होता है कि हम लोग सिर्फ अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट करेंगे, बाद में रिफंड कर देंगे, बाकी फिर भी अगर कुछ बच जाता है तो वो तो डिपेंड करता है हमारे पास क्वेश्चन में कैसा बोला हुआ है, प्रैक्टिकली भी वैसे ही होगा। ठीक है, अब देखो, अंडर प्रोराटा अलॉटमेंट द एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इज एडजस्ट अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में हम लोग इसे ड्यू कर लेते हैं। ठीक है, और कॉल्स, या फिर कॉल्स में भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी बताया कि कंपनी चाहे तो एक्स्ट्रा पैसा को अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकती है, कॉल में कर सकती है। ठीक है, सरप्लस मनी आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट अगेंस्ट फ्यूचर कॉल इज रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स। तो सरप्लस मनी जो होता है, ठीक है, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फ्यूचर कॉल इज रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स। मतलब मान लो अलॉटमेंट में एडजस्ट किया, कॉल में भी एडजस्ट किया, फिर भी पैसा बच गया तो रिटर्न कर देना है। द एप्लीकेंट्स आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द अलॉटमेंट प्रोसीड्यूर थ्रू एन एडवर्टाइजमेंट इन लीडिंग न्यूज़पेपर। तो क्या होगा, कंपनी का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो लीडिंग न्यूज़पेपर है वहां पर कंपनी को एडवर्टाइज देना पड़ेगा। किस चीज का? उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि अलॉटमेंट का प्रोसीड्योर कैसा होगा। ठीक है, अलॉटमेंट का प्रोसीड्योर कैसे होगा, अगर ये मतलब प्रोराटा पे कंपनी जा रही है। ठीक है, मतलब प्रोराटा बेसिस अगर कंपनी करना चाहती है तो उन्हें एक लीडिंग न्यूज़पेपर में अपना एडवर्टाइज देना पड़ेगा, प्रोसेस भी बताना पड़ेगा। When there is a pro rata allotment, the total application money paid by an applicant is more than that exact amount due on application। मतलब क्या होता है, देखो क्या होगा, अगर जैसे ये एग्जांपल दिया था, 6 शेयर के लिए मैंने अप्लाई किया, मान लो एप्लीकेशन का पैसा था 2 रुपीज करके, तो 12 रुपीज मैंने पे किया, जबकि कंपनी बोल रही है आपको तो 5 शेयर का अलॉटमेंट देंगे, तो मुझे तो 10 रुपीज देना था, मैंने तो एक्स्ट्रा 2 रुपीज दे दिया है। वही चीज बोल रहा है कि the total application money paid by an applicant 12 rupees is more than the exact amount। ठीक है, होगा अगर प्रोराटा है। The excess amount is treated as an advance against allotment। कंपनी बोलेगी ठीक है हम आपको 5 शेयर का अलॉटमेंट दे रहे हैं, मान रहे हैं, लेकिन आपका ये जो 2 एक्स्ट्रा है ना, 2 एक्स्ट्रा है, इसको हम लोग जब अलॉटमेंट में कॉल करेंगे ना तो आपको ये मान लो अलॉटमेंट का 3 रुपीज है, तो कंपनी बोलेगी आपका 5 शेयर्स का अलॉटमेंट हुआ है, आपका 5 शेयर्स का 5 इंटू 3 15 देना चाहिए, लेकिन आपने तो पहले से 2 एक्स्ट्रा दे रखा है, तो आप एक काम करो 2 मत दो, यानी 13 रुपीज मुझे दे दो। ठीक है, ये होता है प्रोराटा। अब देखो क्या बोल रहा है, द एक्सेस अमाउंट इज ट्रीटेड एज एन एडवांस अगेंस्ट अलॉटमेंट और एनी अदर फर्दर कॉल। अलॉटमेंट के अलावा कॉल में भी एडजस्ट हो सकता है, अगर बचेगा तो कॉल में भी एडजस्ट हो सकता है। जैसे देखो ये अलॉटमेंट में ही पूरा नहीं हुआ, देखो ये 15 देना था, कितना एडजस्ट हुआ, सिर्फ 2 रुपीज। ठीक है, और तो कुछ बच रहा ही नहीं है। अब जैसा क्वेश्चन होगा हमें वैसा सॉल्व करना पड़ेगा। द नेट अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और एनी अदर कॉल इज डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और एनी अदर कॉल्स एंड द एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड इन एप्लीकेशन। मतलब बोल रहा है तो हमें नेट अमाउंट ढूंढना पड़ेगा कि अलॉटमेंट में कितना कॉल कर सकती है। तो कंपनी, जैसे मैंने ये बोला कि अगर मैंने ये शेयर खरीदा है तो कंपनी मेरे से अलॉटमेंट में 15 के जगह 13 कॉल करेगी, नेट अमाउंट जो है ये कॉल करेगी। ठीक है, नेट अमाउंट कॉल करेगी। तो ये चीज बोल रहा है कि नेट अमाउंट कॉल करेगी एडजस्ट करने के बाद जो एक्सेस अमाउंट पहले से ही एप्लीकेशन के थ्रू से पे हो गया था। और अगर रिजेक्ट करती है एंट्री, क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक अमाउंट, रिजेक्ट का एंट्री, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं रिजेक्ट का एंट्री। और प्रोराटा के लिए शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट। प्रोराटा में क्या होता है, अगर रिजेक्ट करते हैं एप्लीकेशन का पैसा रिफंड कर दिए तो टू बैंक, और मतलब क्रेडिट हो गया बैंक,
और अगर हम लोग इसको एडजस्ट करना चाहते हैं कोई कॉल में, अलॉटमेंट में, तो शेयर एप्लीकेशन का मनी ट्रांसफर हो जाता है शेयर अलॉटमेंट में, या फिर कॉल में भी हो सकता है अगर कॉल में हो रहा है तो। ठीक है, यहाँ पर जस्ट एक ही लाइन लिखा है अलॉटमेंट के लिए, हम लोग का अगर कॉल में एडजस्ट होगा वो भी हम लोग दिखा सकते हैं। अब देखो यहाँ पर प्रोराटा का क्वेश्चन है, इसे हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। देखो क्या बोल रहा है, जेएचपी लिमिटेड इज अ कंपनी विद ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ 10 लाख इन इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। ठीक है, of which 6 lakh shares had been issued fully paid on 30th June। मतलब बोल रहा है कि एक कंपनी है जेएचपी लिमिटेड, इनका ऑथराइज्ड कैपिटल है 10 लाख, इक्विटी शेयर का वैल्यू है 10, मतलब 10 लाख ऑथराइज्ड कैपिटल है, शेयर एक एक शेयर का वैल्यू है 10, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 लाख और 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 लाख हो रहा है, 10 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख बाई 10, 1 लाख हो रहा है। ठीक है, तो 1 लाख, ठीक है, ऑफ विच 6 लाख, अच्छा ये 1 लाख नहीं, तो मुझे लगता है ये ज्यादा होगा, मैंने गलत बोल दिया, 10 लाख डिवाइडेड बाई 10, 1 लाख ही तो होता है। मैम वो रुपीस नहीं लगेगा शायद। हाँ ये थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट होना चाहिए, नहीं तो कैसे होगा, 6 लाख पहले इशू हुआ है बोल रहा है ना, तो इसका मतलब ये वैल्यू ज्यादा होगा, क्योंकि अगर 10 लाख होगा, हाँ तो फिर कैसे होगा, 1 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं, ऑफ विच 6 लाख शेयर्स हैड बीन इशूड, इन्होंने 6 लाख शेयर इशू किया है, इस पैटर्न में जाएंगे तो 1 लाख शेयर ही ना मिलेगा, ये देखो 10, हाँ तो 1 लाख होगा तो 6 लाख कैसे इशू कर सकते हैं, तो ये और एक जीरो बढ़ा देते हैं, ठीक है, तब हो जाएगा। तो इसमें से 6 लाख ऑलरेडी इन्होंने इशू कर रखा है, वो भी 30th जून को, और वो फुल्ली पेड है। ठीक है, 2020 में किया था। द कंपनी प्रोपोज टू मेक ए फर्दर इशू, कंपनी फिर से 1 लाख का शेयर इशू करना चाहती है 10 रुपीज वाला, लेकिन 14 में। ठीक है, ये 10 रुपीज वाला शेयर 14 में इशू करना चाहती है, यानी कि प्रीमियम में। ठीक है, द अरेंजमेंट फॉर पेमेंट बीइंग, अब कैसे पे करना है, 2 पर शेयर पेबल ऑन एप्लीकेशन टू बी रिसीव्ड ऑन 1 जुलाई, 1 जुलाई को 2 रुपीज ले लिया जाएगा एप्लीकेशन का, मतलब एप्लीकेशन का लास्ट डेट है 1 जुलाई। अलॉटमेंट टू बी मेड ऑन 10th जुलाई, 10th जुलाई को अलॉटमेंट दिया जाएगा, यानी एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर होगा, अलॉटमेंट ड्यू होगा, एंड फर्दर 5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम टू बी पेबल। तो अलॉटमेंट में देखो 10th जुलाई को होगा, एंड फर्दर 5 पर शेयर, एंड ए फर्दर, अच्छा अलॉटमेंट में 5 पर शेयर क्लेम किया जाएगा, और वो भी प्रीमियम के साथ। तो इसका मतलब प्रीमियम तो 4 रुपीज है ना, 10 का शेयर अगर 14 में हम लोग दे रहे हैं, मतलब इशू कर रहे हैं, तो 4 प्रीमियम है, तो 4 रुपीज अगर प्रीमियम है तो 1 रुपीज टूवर्ड्स कैपिटल होगा। ठीक है, द फाइनल कॉल फॉर द बैलेंस टू बी मेड एंड द मनी रिसीव्ड ऑन 30th अप्रैल, तो फाइनल कॉल में बैलेंस पैसा मांग लेंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 रुपीज, यहाँ पर हो गया 5 रुपीज, तो टोटल कितना क्लेम कर सकते हैं, इंक्लूडिंग प्रीमियम 14, क्यों 14 लिख रहे हैं, क्योंकि 5 तो इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो यहाँ पर और 7 रुपीज कॉल कर सकेंगे, बैलेंस है ना फाइनल कॉल में। अब क्या हुआ है देखो, एप्लीकेशंस वेर रिसीव्ड फॉर 3,55,000, और एप्लीकेशन रिसीव हुआ है 3,55,000 पे, जबकि इनका टारगेट था 1 लाख, बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। ठीक है, अब कंपनी ने डिसाइड किया है कि एप्लीकेंट्स फॉर 5,000 शेयर्स, जिन्होंने 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, उनको फुल अलॉटमेंट मिलेगा। एप्लीकेंट्स फॉर 30,000 शेयर्स रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर्स फॉर एवरी 2 अप्लाइड, मतलब जिन्होंने 30, मतलब कंपनी ने ना अलग अलग जो है क्लास बना लिया। ठीक है, मतलब 5,000, पहला 5,000 जिन्होंने अप्लाई किया था उनको फुल अलॉटमेंट देंगे, उसके बाद 30,000 तक जिन्होंने अप्लाई किया उनके लिए कंपनी बोल रही है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिसिप्ट एंड अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर। ठीक है, 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाइड फॉर, मतलब अगर इस क्लास में कोई आ रहा है, ये क्लास ऑफ एप्लीकेशंस में जो भी आ रहे हैं, वो अगर 2 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको 1 शेयर का अलॉटमेंट मिलेगा, 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाइड फॉर। नो मनी वाज रिटर्न टू दिस एप्लीकेंट्स, कोई पैसा रिटर्न नहीं होगा
अगर सरप्लस तो होगा ही, क्योंकि 2 शेयर अप्लाई करने पे 1 दे रहे हैं। तो द सरप्लस ऑन एप्लीकेशंस बीइंग यूज्ड टू रिड्यूस द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो जो सरप्लस पैसा है वो हम लोग क्या करेंगे, अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। ये हो गया इनके लिए जो 30,000 वाले कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है। ये सब कैटेगरी है, मतलब पहले जिन्होंने 5,000 के लिए अप्लाई, मतलब एक टाइम होता है ना 7 दिन 10 दिन, तो कुछ लोग होते हैं एंड में अप्लाई करते, कुछ मिडिल में कर रहे, कुछ एकदम स्टार्टिंग में कर दी जिस दिन से इशू स्टार्ट हुआ। तो कंपनी उसका अपना अपना क्या की है, उसको अपने क्लास के हिसाब से डिवाइड कर ली कि पहले जिन्होंने 5,000 के लिए किया था स्टार्टिंग में उनको फुल अलॉटमेंट दिया जाएगा, उसके बाद जिन्होंने किया उनको 2 शेयर्स के लिए 1 का अलॉटमेंट देंगे और एक्स्ट्रा पैसा को अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। और जिन्होंने 3,20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, मतलब उसके बाद अप टू 3,20,000 के लिए अलॉटमेंट कैसे दिया जाएगा, ऑफ 1 शेयर्स फॉर एवरी 4 अप्लाइड, मतलब 4 शेयर अप्लाई जो किए हैं उनको 1 शेयर का ही अलॉटमेंट मिलेगा, ठीक है। द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिटेन्ड बाय द कंपनी, और जो एक्स्ट्रा पैसा है वो कंपनी क्या करेगी, अलॉटमेंट में एडजस्ट करेगी। द एक्सेस बीइंग रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स, बाकी एक्सेस पैसा रिटर्न कर देगी, ये सिर्फ अलॉटमेंट के साथ ही एडजस्ट करेगी। द मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वॉज रिसीव्ड ऑन द ड्यू डेट, फाइनल कॉल का पैसा जो है ड्यू डेट में रिसीव हो गया है, ठीक है, ड्यू डेट में रिसीव हुआ है, मतलब नो कॉल सिनेरियो। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग कैश आइटम्स इन द जर्नल ऑफ जेएचपी लिमिटेड। हम पहले वर्किंग सिखा देंगे फिर इसका जो है एंट्रीज करेंगे, ठीक है। तो इलास्ट्रेशन 7 पहले हम लोग वर्किंग करेंगे, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। तुम लोग जब एग्जाम में करोगे पहले सोल्यूशन करके वर्किंग करना है, लेकिन हम यहाँ पर एक बार वर्किंग समझाएंगे उसके बाद ही मेन सोल्यूशन करेंगे। तो वर्किंग में देखो पहले क्या है, हम लोग को देखना है 3 कैटेगरी है, ठीक है। पहले देखेंगे एप्लीकेशन फॉर 5,000, ठीक है, यहाँ पर हेडिंग करते हैं एप्लीकेशन फॉर 5,000 शेयर्स, ठीक है। एप्लीकेशन जिन्होंने 5,000 शेयर्स के लिए किया है, रिसिप्ट फुल अलॉटमेंट, यहां पर लिखते हैं रिसिप्ट फुल अलॉटमेंट, ये मैंने हेडिंग कर लिया, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, तो जिन्होंने 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनसे हमें एप्लीकेशन का पैसा कितना मिल रहा होगा, तो अमाउंट रिसिप्ट ऑन एप्लीकेशन कितना मिला होगा, एप्लीकेशन में 5,000 अप्लाइड किया गया है, 5,000 एप्लीकेशंस जो है वो जमा हुआ है इनटू 2 करके, ठीक है, 2 रुपीज है एप्लीकेशन का, यानी 10,000, ठीक है। और इनको अगर फुल्ली अलॉटमेंट देंगे तो इनका कोई प्रोराटा नहीं हो रहा है, ना तो इनको रिफंड करना है ना तो कोई इनका एक्सेस पैसा एडजस्ट करना है, क्योंकि 5,000 का इन्होंने अप्लाई किया था और 5,000 शेयर्स का ही इनको अलॉटमेंट मिलेगा, तो 10,000 इनका सिर्फ एप्लीकेशन का ही हुआ, क्योंकि 5,000 शेयर्स अलॉट हो जाएंगे, पहला, ठीक है। सेकंड जो है, सेकंड ये वाला देखो यहां से प्रोराटा स्टार्ट होता है। 30,000 जिन्होंने अप्लाई किया है, एप्लीकेंट्स फॉर 30,000 allot 1 share for every 2 applied, allot 1 share for every 2 applied। अब ये यहां से हमें कैलकुलेशन अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। देखो अब 30,000 जिन्होंने अप्लाई किया है 30,000 के लिए, उनको अलॉटमेंट कितना मिलेगा, अलॉटमेंट मिलेगा, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, जैसे इनको क्या हुआ, फुल मिला, ठीक है, इनको फुल मिला, इनका अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा, देखो इस तरह से हम लोग करेंगे। अगर 2 शेयर्स के लिए अप्लाइड करते हैं तो 1 शेयर का अलॉटमेंट मिलेगा, 2 शेयर्स अगर अप्लाइड होगा तो 1 शेयर अलॉट होगा, ठीक है। तो अगर 1 शेयर अप्लाइड होगा तो 1/2 शेयर्स अलॉट होगा। तो अगर 30,000 शेयर्स अप्लाइड किया है इस कैटेगरी में टोटल, तो कंपनी टोटल अलॉटमेंट चेक करेगी, 15,000 शेयर्स को कंपनी को अलॉट करना पड़ेगा, 15,000 शेयर्स कंपनी को अलॉट करना पड़ेगा इस कैटेगरी में, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे, तो इसका मतलब देखो कंपनी बोल रही है हम 30,000 शेयर्स का पैसा ले चुके हैं, लेकिन हम 15,000 शेयर के हिसाब से ही अलॉटमेंट देंगे, तो ऑब्वियसली कंपनी के पास सरप्लस पैसा रह जाएगा इस कैटेगरी में। चेक करते हैं एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव हुआ है और कितना होना चाहिए था, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 30,000 इंटू 2, ठीक है।
एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ है 60,000, बट एप्लीकेशन मनी शुड रिसीव कितना होना चाहिए था, जितना अलॉटमेंट देंगे उतना ही ना एप्लीकेशन का पैसा लेना चाहिए, बाकी रिफंड कर दो। तो देखो यहाँ पर हो रहा है 30,000, तो कंपनी बोल रही है रिफंड तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। 30,000 जो एक्स्ट्रा मेरे पास है ये हम रिफंड नहीं करेंगे, लेकिन हाँ हम इसे एडजस्ट करेंगे। कहां पर, वो यहाँ स्कीम में बताया होगा इन्होंने, देखो रिटर्न to no money was returned to these applicants, the surplus on application being used to reduce the amount due on allotment, allotment में जो ड्यू होगा उसको यूज करेंगे। मतलब ये जो 30,000 दिख रहा है ये अमाउंट एडजस्टेड हो जाएगा, अमाउंट एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट। अब कितना एडजस्ट होगा वो भी हम लोग वर्किंग नोट पे ही करेंगे, ठीक है। अमाउंट एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट इतना, ठीक है, इतना एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखेंगे कितना एडजस्ट होगा, तो यहाँ पर चेक करते हैं कि अलॉटमेंट ऐसे लिखते हैं, मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। कंपनी अलॉटमेंट में कितना पैसा क्लेम करेगी, उतना ही क्लेम कर सकती है, सिर्फ उतना ही क्लेम कर सकती है जितना शेयर वो अलॉट कर रही है, यानी 15,000, ठीक है। 15,000 और पैसा कितना क्लेम कर सकती है अलॉटमेंट पे, ये देखो 5 रुपीज, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम का पैसा भी तो क्लेम करेगी, तो 5 रुपीज, तो 15 इंटू 5 75,000 कंपनी अलॉटमेंट में क्लेम कर सकती है। लेकिन पहले से इस कैटेगरी में 30,000 कंपनी ले रखी है, तो यहां पर लेस कर देंगे, एडजस्ट, एडजस्ट हो जाएगा 30,000, 30,000 एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बचा कितना, 45,000। अब ये 45,000 कंपनी क्या करेगी, सोचो, कंपनी को 75,000 चाहिए अलॉटमेंट में, सही है। 15,000 अलॉटमेंट दी है शेयर का, तो 5 रुपीज करके 75,000 कंपनी क्लेम करेगी, ठीक है। और कंपनी ये देखेगी कि इस कैटेगरी में ऑलरेडी हम 30,000 एक्स्ट्रा सरप्लस लेके बैठे हैं, तो वो एडजस्ट कर देगी। तो 45,000 क्या कर पाएगी कंपनी, अमाउंट रिसीव करेगी, मतलब कॉल ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में सिर्फ इतना ही कॉल कर सकती है, ठीक है। 45,000 ही कॉल कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं। टोटल 75,000 कंपनी के पास राइट्स है कॉल करने का, लेकिन अगर पहले से 30,000 ले रखे हो और ये बता भी दिए हो कि ये पैसा जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन में मैंने लिया है वो हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, तो एडजस्ट करो। करने के बाद देखो नेट अमाउंट कितना कॉल करना है, नेट अमाउंट 45,000 कॉल कर सकेंगे, ठीक है। ये हो गया कैटेगरी 2। अब कैटेगरी 3 देखते हैं, इसमें क्या बोला है, एप्लीकेंट्स फॉर 3,20,000 इनको अलॉटमेंट मिलेगा 1 शेयर फॉर एवरी 4 अप्लाइड। एप्लीकेंट्स फॉर 3,20,000, applicants for 3,20,000 shares received allotment of 1 share for every 4 applied, received allotment 1 share for every 4 applied। अगर 4 शेयर्स के लिए अप्लाइड करते हैं तो एक अलॉटमेंट मिलेगा। तो 3,20,000 के लिए जो अप्लाइड हुआ है तो कितना अलॉटमेंट कंपनी को देना पड़ेगा, पहले वो कैलकुलेट करेंगे। तो अलॉटमेंट कैलकुलेट करते हैं, अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट कितना हो जाएगा, ये देखो 4 शेयर्स अगर अप्लाइड किया है किसी ने तो एक अलॉटमेंट मिलेगा, 1 शेयर अलॉटेड, ठीक है। तो 1 अप्लाइड किया है तो 1/4, ठीक है। और 3,20,000 के लिए अप्लाइड किया है तो 3,20,000 इंटू 1/4, तो 80,000, ठीक है। 80,000 का अलॉटमेंट देना पड़ेगा। अब हम लोग चेक करेंगे कि कितना एक्सेस हो रहा है। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पहले यहां पर देखते हैं, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एक्चुअली कितना पैसा मिला है, एक्चुअली कितना पैसा रिसीव किया है कंपनी ने, 3,20,000 पे ही क्या होगा, एप्लीकेशन तो 3,20,000 जो है वो जमा हुआ है ना, तो 2 रुपीज करके, तो यहाँ पर हो गया 6,40,000, ठीक है। लेकिन एप्लीकेशन मनी शुड रिसीव, इनको कितना लेना चाहिए था, इनको उतना ही लेना चाहिए जितना ये अलॉटमेंट देंगे, तो 80,000 इंटू 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1,60,000। तो इन्होंने कितना पैसा एक्स्ट्रा ले रखा है वो एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट में। तो यहाँ पर लिख देते हैं एडजस्ट
इन अलॉटमेंट। कितना हो जाएगा, माइनस कर देते हैं, 64 और 16, 48, ठीक है। 4,80,000 एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट में, ठीक है। 4,80,000 एडजस्ट करना पड़ेगा अलॉटमेंट में। देखते हैं अलॉटमेंट में रिक्वायरमेंट कितना है, तो सेम ऐसे ही लिखेंगे, मनी रिसिप्ट ऑन अलॉटमेंट। चेक करेगा कंपनी की मनी रिसिप्ट ऑन अलॉटमेंट कितना होगा, तो ये देखो मनी रिसिप्ट इन अलॉटमेंट, कितना पैसा कंपनी अलॉटमेंट में क्लेम करेगा, जितना अलॉटमेंट दिया है शेयर का 80,000 और अलॉटमेंट प्राइस है 5, तो 4 लाख कंपनी को अलॉटमेंट में चाहिए इस कैटेगरी से, ठीक है। तो एडजस्ट कर लेंगे, यहां से लेस कर देते हैं, एडजस्ट कितना एडजस्ट हो जाएगा, 4,80,000 है, 4,80,000 एडजस्ट हो जा रहा है। मतलब अलॉटमेंट में कंपनी को इन लोगों से कोई पैसा नहीं मिलेगा, ये कैटेगरी वाले से, क्योंकि इनसे जो सरप्लस कलेक्ट कर रखा था ना कंपनी ने, वो अलॉटमेंट से भी ज्यादा है, यानी 80,000 बच जा रहा है, ठीक है। 80,000 बच जा रहा है, कंपनी को 4 लाख चाहिए था अलॉटमेंट में, कंपनी ऑलरेडी 4,80,000 लेके बैठी है, तो 4 लाख तो वो एडजस्ट कर लेगी, बचा कितना 80,000। क्या ये कॉल में एडजस्ट होगा, स्कीम में पढ़ेंगे। स्कीम क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर बोला है कि द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिटेन्ड बाय द कंपनी, जो अलॉटमेंट में ड्यू होगा उतना पैसा कंपनी रखने वाली है। द एक्सेस अगर कुछ होता है रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स, अगर एक्सेस होगा तो एप्लीकेंट्स को रिटर्न कर देना है, मतलब ये हो जाएगा रिफंड, ठीक है। ये रिफंड हो जाएगा, ये कंपनी ने कब डिसाइड कर लिया है, अलॉटमेंट के पहले ही, मतलब एप्लीकेशन पे ही ये सारा चीज डिसाइड हो जाता है, ठीक है। अब ये हो गया रिफंड। अब देखो जैसे मैंने बोला था कंपनी का अपना अपना स्कीम है, अगर कंपनी जैसे ये रिफंड कर देगी, ऐसा सोचा है कंपनी ने, हो सकता है कंपनी इसको कॉल में एडजस्ट कर देती इन इस कैटेगरी के लिए, ऐसा भी हो सकता था। तो मेन ये वर्किंग नोट समझना था। तो अगर तुम लोग इस तरह से करोगे, पूरा चीज को लिख के शॉर्टकट नहीं करोगे, तो कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। पहले ये देखना है कि अप्लाइड के अगेंस्ट में कितना अलॉट हो रहा है, और उस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि कितना एप्लीकेशन का पैसा लिया था, कितना लेना चाहिए था, कितना एक्स्ट्रा है। देन एडजस्ट में सबसे पहले अलॉटमेंट ही आता है, अलॉटमेंट का एडजस्टमेंट चेक करो। अब कंपनी के स्कीम के हिसाब से रिटर्न करना है, या फिर दूसरे कॉल वॉल में एडजस्ट करना है, या फिर यहीं पर एडजस्ट हो जा रहा है, एडजस्ट होने के बाद भी अगर बचेगा तो फिर कॉल करेंगे। तो वर्किंग नोट तो इसका बन गया। अब हम लोग इसका एंट्रीज बनाएंगे, ठीक है। एंट्रीज जो है वो कर लेते हैं। देखो कंपनी का नाम है JHP लिमिटेड, JHP लिमिटेड। पहला डेट है July 1, ठीक है। यहाँ पर ये देखो July 1 द कंपनी प्रोपोज टू मेक ए फर्दर इशू, ठीक है। और ये देखो 1 जुलाई को यहाँ पर बोल रखा था पर्टिकुलर्स। तो बैंक अकाउंट डेबिट, पहले एप्लीकेशन का पैसा लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन में कितना पैसा कलेक्ट हुआ है वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पर बोला था ना टोटल 3,55,000, वो कैसे बना था, ये देखो 5,000 पहला कैटेगरी को कंपनी ने 5,000 तक रोक लिया, फिर उसके बाद 30,000 तक एक कैटेगरी बना लिया, और 3,20,000 तक, ठीक है। तो 5,000 और यहाँ पर हो गया 3,55,000, ठीक है। ये टोटल 3,55,000 हो गया था। एप्लीकेशन तो 3,55,000 पे ही मिला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे दिखाएंगे, 3,55,000 इंटू 2 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर और एक ऑप्शन भी है, जो वर्किंग नोट हम लोग बनाए हैं ना, वहां पर चेक करो एप्लीकेशन का पैसा कितना, पहले 10,000 मिला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो 60,000, तो 70,000 हो गया, 70,000 और यहाँ पर 6,40,000, तो 70,000 और 6,40,000, तो ये अमाउंट हो जाएगा 7,10,000, ठीक है। कोई एक तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो 7,10,000 आ रहा है, ये मल्टीप्लाई करके देखो, इसमें भी 7,10,000 ही आएगा। तो 7,10,000 रुपीज हम लोगों को एप्लीकेशन पे रिसीव हुआ है कंपनी को, JHP लिमिटेड को, ठीक है। अच्छा यहाँ पर लिख देते हैं बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 3,55,000 shares at the rate of 2 per share।
अच्छा, नेक्स्ट हम लोग 10th जुलाई को अलॉटमेंट डिक्लेयर हुआ है, इसी दिन कैपिटल में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा 10th ऑफ जुलाई। ठीक है, अब पैसा ट्रांसफर होगा तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 7,10,000। अब पूरा पैसा हम लोग नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं कैपिटल में, उसका रीजन क्या है, क्योंकि अलॉटमेंट हम लोग कितना दे रहे हैं 3,55,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ है, लेकिन अलॉटमेंट तो हम लोग इतना नहीं देंगे। अलॉटमेंट कितना देंगे 1 लाख देंगे। कैसे 1 लाख आया देखो, हम यहाँ पर दिखा देते हैं। कंपनी ने अपना क्या दिमाग लगाया, कंपनी ने बोला हम प्रोराटा कर देंगे, 5,000 अलॉटमेंट दे देंगे। ठीक है, 5,000 तो देखो 5,000 अलॉटमेंट दे देगी कंपनी। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर हो गया 15,000 का अलॉटमेंट दे देगी। और नेक्स्ट चेक करते हैं, नेक्स्ट कितना हो रहा है 15,000। ये देखो नेक्स्ट यहाँ पर 80,000, 80,000 तो कितना हो गया 50 और 15 और 50 20 20 और 80 1 लाख। तो कंपनी ने इस तरह से 1 लाख अपना बना लिया। कंपनी को ऐसे ही करना पड़ेगा, प्रोराटा करने से कंपनी को इसी तरह से रेशियो सोचना पड़ेगा ताकि वो टोटल 1 लाख हो जाए, मतलब जितना इशू का सोचा था उतना हो जाए। तो कैपिटल में तो सिर्फ 1 लाख के अगेंस्ट में ही ट्रांसफर कर सकते हैं। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा 1 लाख। 1 लाख कैसे हुआ मैंने दिखा दिया। ठीक है, 1 लाख इंटू 2 तो 2 लाख ही सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा कंपनी ट्रांसफर कर सकती है। तो बाकी क्या करेंगे, तो यहां पर चेक करेंगे बाकी क्या हो रहा है। ठीक है, यहां पर देखो एप्लीकेशन का जो भी पैसा हुआ एप्लीकेशन में चला जाएगा। ठीक है, मतलब ये 10,000 जो है वो 2 लाख में इंक्लूडेड हो गया। अच्छा, अब यहां पर देखो एप्लीकेशन में ये 60,000 जाएगा। ठीक है, 60,000 ये एक्स्ट्रा है, 30,000 जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये यहाँ पर हम लोग जब चेक किए तो अलॉटमेंट में 30,000 एडजस्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर ऐसे दिखा देते, देखो कैसे 2 लाख आया। वो तो मैंने दिखाया पहले कि 1 लाख इंटू 2। इसके अलावा भी हम समझा सकते हैं, जैसे कि ये 10,000। ठीक है, एप्लीकेशन में ये 10,000 जाएगा, पूरा पूरी जा सकता है। दूसरा कौन सा अमाउंट जा सकता है 30,000, ये जाना चाहिए, शुड बी रिसीव, तो ये अमाउंट चला जाएगा। और नेक्स्ट कितना जाएगा शुड बी रिसिप्ट, ये वाला 1,60,000 है ना। ठीक है, तो ये हो गया 2 लाख। इस तरह से कंपनी 2 लाख जो है दिखा सकती है एप्लीकेशन में। ठीक है, अच्छा, या फिर मैंने 1 लाख इंटू 2 करके भी दिखा दिया, दोनों तरह से समझा दिया। अब कंपनी को देखना पड़ेगा एप्लीकेशन में जो एक्सेस पैसा रिसीव हुआ है उससे कितना अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। ये 30,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा, सॉरी ये नीचे वाले इसको गोला कर दिए गलती से, ये 30,000 एडजस्ट होगा अलॉटमेंट में। ठीक है, ये और फर्स्ट कैटेगरी में तो कोई एडजस्टमेंट था नहीं, और सेकंड वाले में अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा कितना 4,80,000 मत लिख दो, 4 लाख एडजस्ट होगा, 80 रिफंड होगा। ठीक है, 4 लाख एडजस्ट होगा, ये चीज यहाँ पर देखने वाला था। अगर हम लोग इसको 4,80,000 लिख देंगे रॉन्ग, क्योंकि 4,80,000 में से 80 रिफंड करना पड़ेगा, क्योंकि अलॉटमेंट से भी ज्यादा हो रहा है। कंपनी ने बोल दिया अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट करेंगे, उससे ज्यादा होगा तो रिफंड कर देंगे। तो 4 लाख और यहाँ 30,000, तो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा 4,30,000। तो यहाँ पर लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 4,30,000 ये एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और रिफंड कितना हो जाएगा 80,000। अभी अभी देखा था थर्ड कैटेगरी में हो रहा है ये वाला रिफंड। तो यहाँ पर लिख देंगे टू बैंक। ये सब कंपनी तभी सोच लेती है जब उसने ये अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया होगा। ठीक है, अब इसका नरेशन क्या होगा देखो, बीइंग एप्लीकेशन मनी on 1 lakh share transferred to equity share capital on बस इतना ही लिख देते टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और ज्यादा नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, अच्छा, ये हो गया हम लोगों का। अब हम लोग अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री करेंगे। ये क्या हो गया एप्लीकेशन का रिसीव और ट्रांसफर। अब हम लोग अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री करेंगे। अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री भी सेम डेट को ही होगा 10th ऑफ जुलाई को। ठीक है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर allotment account debit to equity share capital
क्योंकि प्रीमियम था, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम गेन होता है, आज ही हम लोगों ने पढ़ा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, तो अलॉटमेंट में कंपनी कितना पैसा ड्यू कर सकती है? 1 लाख शेयर अलॉट की है तो 1 लाख ही ड्यू कर सकती है, 5 रुपीज करके 5 लाख हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल में कितना जाएगा? कैपिटल में जाएगा 1 लाख शेयर पे, देखो यहाँ पर 1 रुपीज जाएगा, मैंने समझाया था तब। देखो 4 रुपीज प्रीमियम है, 5 में प्रीमियम इंक्लूडेड है, यानी 4 प्रीमियम तो 1 रुपीज कैपिटल, तो यहाँ पर चला जाएगा 1 लाख और यहाँ पर आ जाएगा 4, तो 4 लाख जो है ये प्रीमियम का पैसा चला गया। ठीक है, 4 लाख प्रीमियम का पैसा हो गया। यहाँ पर हो जाएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू। अच्छा, अब हम लोग अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेंगे, सेम डेट पे ही हो रहा है क्योंकि रिसिप्ट का अलग कुछ दिया नहीं है। ठीक है, कब रिसीव हुआ है, तो अगर अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रहा है, रिसीव हो रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, तो कितना रिसीव करेंगे हम लोग अलॉटमेंट में? हमें वर्किंग नोट देखना चाहिए। देखो ये 5000 वाला जो था, इसमें पूरा का पूरा अलॉटमेंट रिसीव करेंगे, यानी 5000 इंटू 5, ये वाला एक हो जाएगा 5000 इंटू 5। अच्छा, यहाँ पर हमें रिसीव करना था 75, लेकिन हम लोग 45 ही कर सकते हैं, तो ये देखो एडजस्टमेंट यहाँ पर 45,000, वो 5000 में 5 करके ये हो गया 25,000। ठीक है, प्रीवियस वाला है ना, और ये एंड में देखो यहाँ पर 4 लाख जो है, यहाँ कुछ रिसीव नहीं कर पाएंगे क्योंकि 4 लाख ऑलरेडी हम लोग रिसीव कर चुके हैं, है ना, तो टोटल कितना रिसीव कर सकते हैं? 70,000। ठीक है, 70,000 ही रिसीव कर सकते हैं क्योंकि थर्ड कैटेगरी में जितना अलॉटमेंट चाहिए था वो तो एप्लीकेशन पे ले चुके हैं, तो दोबारा नहीं ले सकते हैं। अभी रिसीव कितना करेंगे? 45 सेकेंड कैटेगरी में, क्योंकि वहां भी 30 एडजस्ट हो जाएगा, और फर्स्ट कैटेगरी का पूरा करेंगे 5000 इंटू 5। ठीक है, इस तरह से होगा। तो यहाँ पर एक बार लिख के दिखा देते हैं ताकि याद रह जाए। 5000 इंटू 5 ये तो रिसीव करेंगे फर्स्ट कैटेगरी, और सेकेंड कैटेगरी से हम लोग रिसीव करेंगे कितना हुआ था? 35 शायद, चेक करते एक बार, भूल गए। 45 45 45,000, तो ये हो गया 25 प्लस 45 70,000। ठीक है, 70,000 हम लोग अलॉटमेंट में रिसीव करेंगे। अब देखो ये एडजस्ट भी हो जाता है, तुम लोग ऐसे भी चेक करके देख सकते हो। देखो हम लोगों ने अलॉटमेंट में ड्यू कितना किया था? 5 लाख, तो यहाँ से क्रेडिट कितना हुआ? 70,000, तो 5 लाख डेबिट था क्योंकि ये तो पूरा क्लोज हो जाता है ना अकाउंट, 70,000 क्रेडिट हुआ, तो बचा कितना? इसका गैप होता है 4,30,000, तो 4,30,000 कहाँ गया? ये देखो ऑलरेडी हम लोग दिखा चुके हैं कि 4,30,000 हम लोग अलॉटमेंट में एडजस्ट कर चुके हैं, तो ये इस तरह से क्लोज हो जाता है अकाउंट। ठीक है, एक बार अलॉटमेंट 4,30,000 से क्रेडिट हुआ है, एक बार 70 से क्रेडिट हुआ है, यानी टोटल 5 लाख से क्रेडिट हुआ है और 5 लाख डेबिट हो गया एडजस्ट। इस तरह से चेक कर सकते हो कि कहीं गलती तो नहीं हुआ है। ठीक है, अब फाइनल कॉल को हम लोग ड्यू करेंगे। फाइनल कॉल कब ड्यू हो रहा है? ये देखो 30 अप्रैल 2001, तो 30 अप्रैल 2021। ठीक है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। अच्छा, इसमें बीइंग allotment money receipt, being allotment money receipt, equity share final call account debit to equity share capital। अब ये कितने से ड्यू होगा? 1 लाख से। 1 लाख का अलॉटमेंट हुआ है तो 1 लाख का ही फाइनल कॉल हम लोग क्लेम कर सकते हैं। फाइनल कॉल का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पर 14 7 हुआ था, बैलेंस करके 7 हुआ था, 2 रुपीज 5 रुपीज, 7 और 7 रुपीज होने से यहाँ पर हो जाएगा, यानी 7 लाख। 7 लाख हम लोग फाइनल कॉल का ड्यू करेंगे, और क्वेश्चन में बता रखा था कि फाइनल कॉल का पैसा फुल्ली रिसीव हुआ है। ये देखो, द मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वाज रिसीव्ड ऑन द ड्यू डेट, तो पहले ड्यू कर लेते हैं। बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। ठीक है, अच्छा अब रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
फाइनल कॉल 7 लाख। अच्छा, इसका नरेशन होगा, ये क्वेश्चन यहीं पर एंड हो जाता है, इसका नरेशन यहाँ पर लिख देते हैं। बीइंग फाइनल कॉल ऑन 1 लाख शेयर at the rate of ₹7 at the rate of 7 received, या फिर बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसिप्ट, इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, ये प्रोराटा वाला हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है। कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस के बारे में बोल रहा है। तो कॉल्स इन एरियर मतलब पता है, कॉल किया बट पैसा नहीं दिया शेयर होल्डर ने। कॉल्स इन एडवांस मतलब कॉल नहीं किया था फिर भी पैसा दे दिया गया है, यानी एडवांस। एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द वैल्यू ऑफ शेयर्स इन इंस्टॉलमेंट, जब हम लोग इंस्टॉलमेंट में शेयर का पैसा रिसीव करते हैं, लाइक पहले एप्लीकेशन, देन अलॉटमेंट, देन कॉल्स, तब क्या हो सकता है, शेयर कॉल्स मनी रिसिव्ड इन फुल हो सकता है, कंपनी ने पूरा पैसा एक ही बार में चार्ज कर दिया यानी फुल। या फिर कॉल्स इन एरियर हो सकता है, दैट इज मनी रिसीव्ड इज लेस देन ड्यू, जितना कंपनी ने ड्यू किया उससे कम रिसीव हुआ, कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एडवांस दैट इज मनी ऑफ फ्यूचर इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड बिफोर हैंड, मतलब फ्यूचर में जो इंस्टॉलमेंट ड्यू होने वाला था उसका पैसा आगे ही मिल गया। तो अगर पूरा पैसा मिल जाता है तो बैंक अकाउंट इज डेबिट विथ फुल मनी रिसिप्ट। अगर कॉल्स इन एरियर होता है तो कॉल्स इन एरियर को डेबिट करेंगे क्योंकि ये कंपनी के लिए लॉस है, विद द एंट्री फॉर बैंक, मतलब पैसा मिला, जैसे मान लो कंपनी को मिलने वाला था एक शेयर पे 100, ठीक है, 105 मिलने वाला था, 100 मिला, लेकिन कंपनी ने कॉल किया था तो कंपनी क्या बोलेगी, मुझे 100 रुपीज मिला, कॉल्स इन एरियर दिखाएगी 5 रुपीज, ठीक है, 2 दिखा देगी जिस कॉल पे ये हुआ है, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस का मतलब लाइबिलिटी, पेमेंट अभी करना नहीं था फिर भी कर दिया है, तो एडवांस में रिसीव करना लाइबिलिटी होता है, तो कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट करेंगे, लाइबिलिटी होता है, बैंक एंट्री के साथ जो पैसा रिसीव हुआ वह एक्सेसिवली हुआ, जितना एक्सेसिव हुआ उतना लाइबिलिटी, उसको लिखना पड़ेगा कॉल्स इन एडवांस। अब देखो कॉल्स इन एरियर क्या बोल रहा है, समटाइम्स शेयर होल्डर फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और कॉल्स, द टोटल अनपेड अमाउंट ऑन वन और मोर इंस्टॉलमेंट इज नोन एज कॉल्स इन एरियर और अनपेड कॉल। जितना टोटल अमाउंट इंस्टॉलमेंट का ड्यू रह जाता है, मतलब ड्यू कंपनी पहले करती है अलॉटमेंट, लेकिन अलॉटमेंट रिसिप्ट का एक डेट होता है, एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद भी नहीं देने से तब कंपनी उसे कॉल्स इन एरियर डिक्लेयर करेगी। सच अमाउंट रिप्रेजेंट द अनकलेक्टेड अमाउंट ऑफ कैपिटल फ्रॉम शेयर होल्डर्स, ठीक है, ये जो अमाउंट है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, अनकलेक्टेड अमाउंट ऑफ कैपिटल फ्रॉम द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर से कैपिटल के टुवर्ड्स जो अमाउंट कंपनी कलेक्ट नहीं कर पाई क्योंकि उन्होंने नहीं दिया, हेंस इट इज शोन बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम द कॉल्ड अप कैपिटल। इसको हमें क्या करना है, कॉल्ड अप कैपिटल से डिडक्ट करके दिखाना है, ठीक है, इसका हम लोगों ने एक छोटा सा क्वेश्चन किया भी था, टू अराइव एट पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर कैपिटल, ठीक है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि पेड अप कितना, क्योंकि जितना कॉल्ड अप है उतना ही पेड अप होगा, ये तो कंपनी के हाथ में नहीं है, ये कंपनी के पास नहीं है, ठीक है, ये तो डिपेंड करता है कि कौन शेयर होल्डर पेमेंट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, अगर कोई नहीं करता है तो कॉल्ड अप इक्वल टू पेड अप नहीं भी हो सकता है। फॉर रिकॉर्डिंग कॉल्स इन एरियर द फॉलोइंग जर्नल एंट्री रिकॉर्डेड, तो अगर कॉल्स इन एरियर को रिकॉर्ड करना है तो कैसे होगा, कॉल्स इन एरियर डेबिट जितना अनपेड है, बैंक अकाउंट डेबिट जितना पेड है, टू शेयर अलॉटमेंट, अगर ये पैसा अलॉटमेंट के लिए हम लोग एंट्री कर रहे हैं कि अलॉटमेंट में मुझे कितना मिलना चाहिए था कितना नहीं मिला, ठीक है, कितना मिला कितना नहीं मिला और कितना मिलना चाहिए था, ये चीज अलॉटमेंट के अलावा कहीं और भी हो सकता है, तो उसको हम लोग जैसे मान लो अगर ये कॉल में हुआ देन हम लोग ये सेम एंट्रीज पास करवाएंगे, सिर्फ यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट की जगह शेयर कॉल लिख सकते हैं, ठीक है, अगर कॉल में कॉल्स इन एरियर होता है, ये देखो यहाँ लिख भी रखा है टू शेयर कॉल, अगर कॉल में एरियर होता है। कॉल्स इन एडवांस का मतलब some shareholders may sometimes पे ए पार्ट और होल ऑफ द अमाउंट नॉट येट कॉल्ड अप, मतलब कुछ ऐसे भी शेयर होल्डर है जो बोलते हैं कि ठीक है जब कॉल करेंगे करेंगे मुझे उससे कोई मतलब नहीं, हम अपना पूरा पेमेंट क्लियर कर देना चाहते हैं, सच अमाउंट इज नोन एज कॉल्स इन एडवांस, लाइक मतलब कंपनी ने कॉल किया नहीं है फिर भी अगर कोई दे देता है तो वो कंपनी के लिए लायबिलिटी है। अकॉर्डिंग टू टेबल एफ जो है, जैसे कंपनीज एक्ट होता है 2013 वैसे ही टेबल एफ है, ठीक है, मतलब कंपनीज एक्ट के अंडर ही है, टेबल एफ जो है यहाँ पर बताया गया है कि कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर में किस तरह का इंटरेस्ट जो है वो चार्ज होता है, इंटरेस्ट एट रेट नॉट एक्सीडिंग 12% पर एनम इज टू बी पेड ऑन सच एडवांस कॉल मनी, अगर किसी ने एडवांस में पैसा दे रखा है तो कंपनी को उस एडवांस अमाउंट पे 12% पर एनम बेसिस पे देना पड़ेगा,
रिटर्न देना पड़ेगा, मतलब इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। दिस अमाउंट इज क्रेडिटेड इन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, द फॉलोइंग एंट्री इज रिकॉर्डेड। ये देखो, जब एडवांस पैसा लिया कंपनी ने, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस लाइबिलिटी, ठीक है। अब जब ये पैसा कंपनी क्या कर रही है, रिसीव कर रही है, तो ये देखो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर कॉल। तो यहाँ पर क्या बोला है, कॉल अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस, जितना रिसीव हुआ था, ठीक है, उसको डेबिट कर दिया। अब रिमेनिंग कॉल मनी रिसीव्ड इफ एनी, अगर कुछ है, और कॉल मनी ड्यू बीइंग कॉल इन एडवांस एडजस्टेड, मतलब जो एडवांस किया था उसको एडजस्ट कर लेंगे जब कॉल किया जाएगा, जब कॉल किया जाएगा उसके साथ एडजस्ट कर लेंगे। मतलब ये पैसा तब रिसीव हो रहा है जब कंपनी ने कॉल किया ही नहीं था, लेकिन अगर कंपनी फिर भी रिसीव कर रही है तो कॉल्स इन एडवांस में ट्रांसफर करेगी, ठीक है। अब जब एक्चुअली कंपनी वो पैसा रिसीव करेगी, मान लो ये पैसा था कॉल का 10 रुपीज, लेकिन कॉल कंपनी बाद में कर रही है, तो ये एडवांस बोल के बुक करेगी। लेकिन जब मतलब जेन्युइनली कंपनी का कॉल करने का टाइम आएगा 10 रुपीज का, तो कंपनी जब कॉल करेगी तो कंपनी इस लाइबिलिटी को कैंसिल कर देगी, कॉल्स इन एडवांस को कैंसिल कर दी, ठीक है। अब जितना पैसा रिसीव हुआ और अगर कोई पेमेंट था कोई पर्टिकुलर कॉल पे, तो वो कंपनी दिखा सकती है, ठीक है। इस तरह से एंट्री होगा। अभी हम लोग करेंगे तो और भी क्लियरली समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, इलस्ट्रेशन 8, देखो क्या बोल रहे हैं, देखते हैं। ये कॉल्स इन एडवांस का है कि एरियर का है। Shreyas Limited did not receive the first call on 10,000 equity share at the rate of 3 per share, which was due on 1/7/2020. This amount was received on 1/4/2021. बोल रहा है श्रेयस लिमिटेड जो कंपनी है, इनको पैसा नहीं मिला है, मतलब एरियर का क्वेश्चन है। फर्स्ट कॉल कितने शेयर पे, 10,000 इक्विटी शेयर पे, कितना करके, 3 पर शेयर करके, जो ड्यू हुआ था 1/7/20 को, लेकिन ये पैसा रिसीव हुआ है 1/4/2021 को। मतलब रिसीव होने का एक टाइम होता है ना, तो मिलना चाहिए था 1/7/2020 को जब ड्यू हुआ था। ये पैसा रिसीव हुआ है, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं कि मिला ही नहीं, कंपनी को मिला है, लेकिन टाइम पे नहीं मिला, 1/4/2021 पे मिला है। ओपन कॉल्स इन एरियर अकाउंट, हमें बोला है कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करो एंड जर्नलाइज द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। ये दो अलग अलग डेट पे, 1/7/20 पे और 1/4/2021 पे, ठीक है। हमें एंट्रीज जो है पास करना है, दो तरह से करेंगे हम लोग, मतलब 2 बार करना पड़ेगा। एक तो हम लोगों ने कॉल किया, कंपनी ने पैसा नहीं मिला, और नेक्स्ट कंपनी को पैसा मिल गया, तो एक एंट्री होगा 1/7/2020 को, सबसे पहले वही वाला एंट्री होगा 1/7/2020 को। अच्छा, इलस्ट्रेशन नंबर है 8। श्रेयस लिमिटेड, ठीक है, जर्नल। हमें बस 2 ही एंट्री करना है, एक है 1/7/2020 को। इस दिन हम लोग क्या एंट्री करेंगे, कॉल्स इन एरियर का, और हमें बोला है कॉल्स इन एरियर अकाउंट यूज करो, ओपन करो, ठीक है। तो हम लोग कॉल्स इन एरियर अकाउंट बना लेते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम लोगों के लिए लॉस है। कितने शेयर पे पैसा नहीं मिला, 10,000, ऐसे ही दिया हुआ था, देखो 10,000 पे 3 रुपीज करके नहीं मिला, 30,000। टू, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है, मैंने थोड़ा शॉर्टकट में लिख दिया, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 30,000, ठीक है। बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन 10,000 shares at the rate of ₹3 per shares transferred to call in arrear account। कंपनी को जब नहीं मिला वो तो एक बार ट्रांसफर करेगी, लेकिन हाँ आफ्टर दैट क्या हुआ, 1 अप्रैल को जिन 10,000 वो कॉल्स इन एरियर का पैसा मिल गया, तो पैसा मिला तो सबसे पहले कंपनी बैंक अकाउंट को डेबिट करेगी। पेमेंट मिल रहा है तो पैसा रिसीव हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना मिला, एग्जैक्टली उतना ही मिला, तो ये हो गया 30,000। टू, ये किसको क्रेडिट कर देगी, कॉल्स इन एरियर को। जैसे कभी बैड डेट का पैसा,
जैसे बैड डेप्ट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बैड डेप्ट को रिकॉर्ड कर देते हैं, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब जब पैसा मिल जाता है बैंक टू बैड डेप्ट कर देते हैं, बैड डेप्ट को क्लोज कर देते हैं कि हाँ बैड डेप्ट नहीं हुआ। कभी कभी होता है ना बैड डेप्ट रिकवरी हो जाता है, जस्ट वैसे ही हुआ। देखो ये भी तो एक वन टाइप ऑफ बैड डेप्ट हो जाता है ना कंपनी के लिए, भले ये डेटर नहीं है, शेयर होल्डर है, इसलिए नाम अलग है, कॉल्स इन एरियर। बीइंग कॉल्स इन एरियर रिसीप्ट। ये वाला हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि इंटरेस्ट जो है कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस पे कैसे पे होगा और कितना होगा। टेबल एफ के हिसाब से देखो, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर इज रिकवरेबल। कोई कॉल्स इन एरियर करेगा तो उससे हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। हम लोग कंपनी की तरह सोचेंगे ना, कोई पैसा नहीं दे रहा है कॉल करने के बाद में देगा तो उनसे इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे। और अगर कंपनी को किसी ने एक्स्ट्रा पैसा दे रखा है तो कंपनी उसको इंटरेस्ट के साथ क्या करेगी, इंटरेस्ट देगी उस पैसे पे, ठीक है। दैट इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉल्स इन एडवांस इज पेबल। तो कॉल्स इन एरियर पे रिकवर होता है इंटरेस्ट, कॉल्स इन एडवांस पे पेबल होता है। अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस इन दिस रिगार्ड in the article of the company at the rates mentioned therein or those to be fixed by the director within the limits prescribed by the article। तो ये इंटरेस्ट रेट कौन डिसाइड करता है? एक तो हो सकता है कि कंपनी ने अपने आर्टिकल में जो लिख रखा है, जो रेट मेंशन कर रखा है, वही फिक्स्ड रेट यूज करेगा कंपनी इंटरेस्ट पेबल या रिकवरेबल पे। और ये फिक्स्ड कौन करता है? डायरेक्टर फिक्स करते हैं, लेकिन वो भी कंपनी अकाउंट्स के रूल्स के अंडर रह के ही करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्या है देखो, टेबल ए प्रेस्क्राइब 10% एंड 12% पर एनम एज मैक्सिमम रेट। तो अगर डायरेक्टर फिक्स भी करेंगे ना अपने हिसाब से, तो वो 10 और 12 के अंडर होगा, मतलब 10 से ज्यादा, मतलब 13 14 15 ये सब रेट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 10% 12% ये कंपनी लॉ में लिखा हुआ है, ठीक है, उसके हिसाब से ही हमें करना है। अंडर हो सकता है, ओवर नहीं हो सकता है। रेस्पेक्टिवली फॉर कॉल्स इन एरियर, देखो कॉल्स इन एरियर के लिए 10% और कॉल्स इन एडवांस के लिए 12%। मतलब कंपनी अगर किसी का पैसा रख रही है तो ज्यादा रिटर्न देती है, लेकिन अगर कोई बाकी रख रहा है तो कंपनी उस पर 10% ही चार्ज करती है। अब देखो क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कैसे कैलकुलेट होता है। देखो यहाँ पर बोला है, it is payable by shareholder to company on the calls but due but remain unpaid। obviously calls in arrear है, मतलब कंपनी ने कॉल किया था, पैसा ड्यू किया था और शेयर होल्डर ने नहीं दिया, तो इंटरेस्ट जो बन रहा है वो शेयर होल्डर कंपनी को पे करेगा। जितना अनपेड अमाउंट है उस पे कितने पे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि थोड़ी देर बाद हमें कैलकुलेट करना भी सीखना है, तो उतना ही अमाउंट पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा जितना पे नहीं किए हैं। इट इज पेबल बाय द कंपनी टू शेयर होल्डर। कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट कौन पे करता है? कंपनी। किसको पे करता है? शेयर होल्डर को। ऑन द कॉल मनी रिसीव्ड इन एडवांस बट नॉट येट ड्यू। कौन से पैसे पे? जो कॉल मनी रिसीव्ड हुआ है एडवांस पे बट जो ड्यू नहीं हुआ था, ठीक है। टेबल एफ के हिसाब से मैक्सिमम 10% चार्ज कर सकती है कंपनी, और टेबल एफ के हिसाब से मैक्सिमम 12% कंपनी देगी रिटर्न में, ठीक है, क्योंकि ये एडवांस है। पीरियड कैसे कंसिडर करते हैं? फ्रॉम द डेट कॉल मनी वाज ड्यू टू द डेट मनी इज फाइनली रिसीव्ड। जब ड्यू हुआ था उससे लेके फाइनली जब रिसीव हुआ तब तक। जैसे ये वाला क्वेश्चन अगर देखो तो ये देखो, इनको पे करना था कब? 1 जुलाई को। इन्होंने पे कब किया? 1 अप्रैल। तो इनको अगर इंटरेस्ट देना होता तो कितने टाइम पीरियड के लिए देना पड़ता? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल का 1 तारीख पे कर दिया, मतलब 9 मंथ्स का इनको इंटरेस्ट देना पड़ता। मतलब ड्यू डेट से लेके रिसीव डेट तक का जो पीरियड है वो पीरियड कंसिडर्ड होगा, ठीक है यहाँ पर। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर कंपनी को कितने दिन के लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा कॉल्स इन एडवांस पे? फ्रॉम द डेट मनी वाज रिसीव्ड, जिस दिन एक्स्ट्रा पैसा लिया कंपनी ने, टू द डे कॉल वाज फाइनली मेड, ठीक है। जैसे मान लो कंपनी ने आज एक्स्ट्रा पैसा लिया, आज 19 अगस्त है, ठीक है, और ये जो पैसा कंपनी ने एक्स्ट्रा लिया है वो कंपनी कॉल करने वाली है 19 सितंबर को, तो 1 मंथ का कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। डायरेक्टर्स हैव ए राइट टू वेव ऑफ सच इंटरेस्ट इन इंडिविजुअल केसेस एट देयर ओन डिस्क्रिशन। अगर कोई कंपनी का डायरेक्टर चाहे तो वो ये इंटरेस्ट नहीं भी ले सकता है, वो उनका डिसीजन है। शेयर होल्डर्स आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी डिविडेंड ऑन कॉल्स इन एडवांस। मतलब शेयर होल्डर ये नहीं बोल सकता है कि मैंने
कॉल्स इन एडवांस मतलब मैंने एक्स्ट्रा पैसा दे रखा है, बाकी लोगों ने नहीं दिया है, तो मुझे ज्यादा डिविडेंड दे दो, नहीं, तुमने दिया है तुम्हारा मर्जी है, ठीक है, उसके बदले हम तुम्हें 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रहे हैं जो लिखा हुआ है, ठीक है, अब तुम खुद से दियो वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें डिविडेंड ज्यादा दे देंगे, नहीं, नहीं चलेगा, डिविडेंड तो उतना ही मिलेगा जितना कंपनी का कॉल्ड अप था, और जो एक्स्ट्रा खुद के मन से कोई भी शेयर होल्डर एडवांस कर रहा है उनको तो सिर्फ इंटरेस्ट ही मिलेगा। हाँ, उसके साथ साथ वो भी है कि वो आर्टिकल में लिखा हुआ होना चाहिए कि इनको इंटरेस्ट मिलने वाला है, नहीं तो देना बेवकूफी है। इट इज नॉमिनल अकाउंट इन नेचर एंड इज क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो इंटरेस्ट है ये एक क्या है, कंपनी के लिए इनकम है, तो क्योंकि ये गेन है, ये एक्सपेंस है, तो गेन, इनकम, गेन, एक्सपेंसेस, लॉसेस, नॉमिनल अकाउंट होता है, ये एक नॉमिनल अकाउंट है नेचर में, ठीक है, और ये क्रेडिट होगा पीएल में, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल में एज ए इनकम, क्योंकि जो इंटरेस्ट मिल रहा है कॉल्स इन एरियर पे वो कंपनी का अर्निंग हो गया, और ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है इन नेचर विद इंटरेस्ट बीइंग एन एक्सपेंसेस, बट ये एक्सपेंस है, ठीक है, कंपनी के लिए एक्सपेंस है, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो ये कंपनी के लिए एक्सपेंस है, इंटरेस्ट मिलेगा तो वो कंपनी के लिए अर्निंग है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, the book entries to be passed for the adjustment of such interest are much the same as those in case of temporary borrowing or loan raised। मतलब यहाँ पर जो एंट्री होगा ना इस केस में कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, ये कुछ नया चीज नहीं है, अगर हम लोग किसी से लोन कर रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, ठीक है, तो जो एंट्रीज होता है वही वाला हमें करना है। डिफरेंसेस क्या है, सिर्फ द ओनली डिफरेंस बीइंग दैट डेबिट आर रेज्ड एंड क्रेडिट आर गिवन टू सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट एंड नॉट द इंडिविजुअल अकाउंट ऑफ शेयर होल्डर। देखो हम लोग जब शेयर होल्डर से पैसा लेते हैं ना, वैसे भी हम लोग क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल करते हैं, लेकिन जब कोई इंडिविजुअल पर्सन पैसा जो है अपने बिजनेस में लगाता है तो हम लोग लिखते हैं बैंक टू मिस्टर समथिंग, नाम रहता है, ठीक है, अगर पार्टनर होता है तो भी हम लोग करते हैं बैंक टू पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनरशिप। अब यहाँ पर क्यों नाम नहीं देते, क्योंकि इतने लोग होते हैं, इंडिविजुअली सबका नाम लिखना पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए मतलब कलेक्टिवली लिखा जाता है। तो यही चीज यहाँ पर बोल रहा है कि अगर कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस होता है तो हम लोग इंडिविजुअली किसी का नाम नहीं दे सकते हैं, सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट ओपन करते हैं, मतलब कलेक्टिवली लिख पाते हैं, ठीक है, इंडिविजुअली किसी का नाम हमारे लिए देना पॉसिबल नहीं है। In respect of interest recoverable on calls in arrear or that payable on call received in advance, the corresponding entries being made in the interest receivable on calls in arrear and interest payable on calls in advance respectively। क्या बोल रहा है देखो, यहाँ पर बोल रहा है, सबसे पहले यहाँ से एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। द ओनली डिफरेंस बीइंग दैट डेबिट आर रेज्ड एंड क्रेडिट आर गिवन टू sundry members account and not the individual account of shareholder in respect of interest recoverable on calls in arrear। calls in arrear पे interest recoverable होने वाला है, और that payable on calls in advance, या फिर वो interest अगर calls in advance है तो उस पे payable है। the corresponding entries being made in interest receivable on calls in arrear and interest, मतलब ये entries क्या होगा, as a interest receivable calls in arrear पे होगा और interest payable calls in advance पे होगा। देख लेते हैं कैसे होगा, देखो यहाँ पर क्या बोला है, कॉल्स इन एरियर के लिए फॉर इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन कॉल्स इन एरियर, अगर कॉल्स इन एरियर पे हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो जिस शेयर होल्डर से हो रहा है, नाम तो नहीं पता, इंडिविजुअली तो लिख नहीं सकते, कलेक्टिवली लिखेंगे सन्ड्री मेंबर यानी शेयर होल्डर, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। पैसा मिल रहा है, जैसे देखो किसी से इंटरेस्ट का पैसा मिलेगा तो हम लोग क्या लिखते हैं, उस पार्टी का नाम लिखते हैं, जैसे मान लो मिस्टर ए से मिलेगा, उनको लोन दिए थे, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर इंटरेस्ट के साथ साथ ये ऐड कर दिया गया है किस चीज का, कॉल्स इन एरियर का इंटरेस्ट, और यहाँ पर कोई एक इंसान है नहीं तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट कर दिया, ठीक है। अब जब पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो शेयर होल्डर को हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, जैसे इंटरेस्ट का पैसा मिल जाएगा तो क्या लिखेंगे, बैंक टू मिस्टर ए, वही चीज यहाँ पर किया है, सेम जैसे एंट्री होता है नॉर्मली अकाउंट्स में वैसे ही, ठीक है, अलग कुछ नहीं। नेक्स्ट देखो, द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस पे कैसे होगा, हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, शेयर होल्डर हमारे क्या हो जाएंगे, क्रेडिटर की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। अगर हम कंपनी या फिर कोई भी इंडिविजुअल किसी से लोन लेता है तो उसे इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो उसके लिए इंटरेस्ट क्या हो जाता है, एक्सपेंस, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, मिस्टर ए को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वैसे ही देखो इंटरेस्ट इसके साथ ऐड कर दिया गया, ये लैंग्वेज कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट है, और किसको पे करना पड़ेगा, मिस्टर ए, मतलब कोई इंडिविजुअल को नहीं, कलेक्टिवली शेयर होल्डर्स को, उन शेयर होल्डर्स को जिन्होंने कॉल्स इन एडवांस किया। और जब पे कर देगी कंपनी तो एंट्री करेगी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट क्रेडिट, मतलब जो लाइबिलिटी उसे कैंसिल कर देगी, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, मतलब बैंक होगा बेसिकली, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, इस तरह से होगा,
ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी एक क्वेश्चन है, ये हम लोग कर सकते हैं। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर। रश्मि लिमिटेड इशूड एट पर 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 इच पेएबल 2.50 ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे कितना दे रहा है ये लोग? 2.50 लेगा, ठीक है। अलॉटमेंट पे ले लेगा 3 रुपीज, ठीक है। ये देखो 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। 2 ऑन फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल पे 2, बैलेंस हो जाएगा फाइनल कॉल पे। कितना है टोटल? 10 रुपीज है। तो ये कितना हो गया? 3 + 2 5, 7.5, 7.5 और 10 - 7.5, तो 10 - 7.5, तो ये हो गया 2.5, ठीक है। तो 2.5 ये हो जाएगा बैलेंस, ठीक है। इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। एट ऑल द शेयर्स वेयर फुल्ली सब्सक्राइब्ड, सारे शेयर्स फुल्ली सब्सक्राइब्ड है 1 लाख के 1 लाख। मिस्टर नायर हु हेल्ड 10,000 शेयर्स पेड फुल रिमेनिंग अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल इटसेल्फ। बोल रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है, 10,000 शेयर्स जिनके पास है, जिनका नाम है मिस्टर नायर, उन्होंने क्या किया है, पेड फुल रिमेनिंग अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल इटसेल्फ। उन्होंने फर्स्ट कॉल पे ही पूरा पैसा दे दिया है, मतलब ये फाइनल कॉल का भी दे दिया, मतलब कॉल्स इन एडवांस किया है इटसेल्फ, अपने आप, अपने मर्जी से। द फाइनल कॉल विच वाज मेड आफ्टर 3 months फ्रॉम द फर्स्ट कॉल, मतलब फाइनल कॉल 3 months बाद होने वाला था, फर्स्ट कॉल के 3 months बाद, लेकिन उन्होंने फर्स्ट कॉल के साथ ही सारा पैसा दे दिया, एडवांस कर दिया, ठीक है। अच्छा, except a shareholder having 1,000 shares who paid his due amount after 2 months along with interest on calls in arrear। एक शेयर होल्डर है जिनके पास 1,000 शेयर्स है, उन्होंने अपना पैसा जो ड्यू हुआ था वो 2 months बाद दिया along with interest on calls in arrear। company also paid interest on calls in advance to Mr. Nair, give journal entries। तो एक calls in arrear हुआ है, एक calls in advance हुआ है, हमें जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोला गया है। तो देखो कैसे होगा। इलास्ट्रेशन 9, ठीक है। तो पहले कंपनी शेयर इशू करेगी, तो शेयर इशू का एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 1 लाख इंटू 2.5, 1 लाख इंटू 2.5 यानी 2,50,000। बीइंग मनी received on application for 1 lakh share at the rate of 2.5। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग इसे ट्रांसफर करेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,50,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, क्योंकि एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट भी कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का बात है, अलॉटमेंट ड्यू कर लेते हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। अलॉटमेंट का कितना है? 3 रुपीज, ठीक है। 1 लाख इंटू 3, 1 लाख इंटू 3 यानी 3 लाख। और ये पैसा भी सही सही रिसीव हुआ है, प्रॉब्लम यहां से जनरेट हुआ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अब रिसीव हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट बीइंग allotment receipt, being allotment receipt। अच्छा, कितना? 3 लाख। अब फाइनल कॉल ड्यू होगा, देखो फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, नहीं फाइनल कॉल नहीं, फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल ड्यू होगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ड्यू तो कंपनी अपने हिसाब से करती है, रिसीव में देखेंगे क्या चेंज हुआ है।
इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा 1 लाख इंटू 2 रुपीज, ठीक है 1 लाख इंटू 2 तो 2 लाख हो गया। बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। अच्छा अब जब रिसीव होगा तो रिसीव का एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब मिस्टर नायर जो है, ठीक है मिस्टर नायर जो है जिनके पास कितना शेयर है यहाँ पर 10,000 शेयर है, उन्होंने क्या किया है उन्होंने पेड फुल रिमेनिंग अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल इटसेल्फ, फर्स्ट कॉल में पूरा का पूरा अमाउंट उनका क्लियर कर दिया, मतलब कंपनी और उनसे कुछ नहीं मांग सकती, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी ने उन्होंने कंपनी को कौन सा एडवांस किया है फाइनल कॉल को एडवांस किया है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कॉल्स इन एडवांस हुआ है। किसने किया है नायर ने, जिनके पास 10,000 शेयर्स है। अब वो कितना एक्स्ट्रा पैसा दे सकते हैं फर्स्ट कॉल पे, फाइनल कॉल पे जितना ड्यू होने वाला था, फाइनल कॉल पे कितना ड्यू होने वाला था 2.532, ये हो गया 7.5 और ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 2.5, ठीक है 2.5 इन्होंने एक्स्ट्रा दे दिया होगा जो कि फाइनल कॉल का था, तो 2.5 इंटू 10,000, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 25,000 इन्होंने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया है, ठीक है। अच्छा फर्स्ट कॉल में हमने कितना मिला, फर्स्ट कॉल का तो हमें देखना पड़ेगा कितना मिल रहा है, पूरा ही मिल गया होगा, फर्स्ट कॉल का पूरा मिल गया है, हाँ फर्स्ट कॉल का पूरा मिला है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 लाख। और रिसीव मतलब कैश कितना आया, मतलब बैंक में कितना वैल्यू आया 2,25,000, क्यों क्योंकि 2 लाख की जगह और भी 25,000 एक्स्ट्रा मिल गया, तो यहाँ पर लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड along with calls in advance 10,000 shares at the rate of 2.50 per share। अच्छा अब हम लोग फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना ड्यू करेंगे 1 लाख शेयर, फाइनल कॉल कितने का है 2.50 करके यानी 2,50,000 ये ड्यू होगा। अब रिसीव कितना होगा वो हम लोग देखते हैं, क्योंकि 25,000 तो एडजस्ट कर देंगे, रिसीव और ये नहीं होगा, पहले ये ड्यू लिख देते हैं बीइंग फाइनल कॉल ड्यू, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू, ठीक है। अब और एक शेयर होल्डर है, इनके बारे में क्या बताया था देखो यहाँ पर, द फाइनल कॉल विच वाज मेड आफ्टर 3 months फ्रॉम द फर्स्ट कॉल वाज फुल्ली पेड एक्सेप्ट ए शेयर होल्डर। फाइनल कॉल सबने दे दिया, सिर्फ एक शेयर होल्डर जिनके पास 1,000 शेयर्स था उन्होंने फाइनल कॉल का जब डेट हुआ था लास्ट डेट पे करने का तब नहीं किया, उसके बाद 2 months बाद पे किया, यानी फाइनल कॉल में कॉल्स इन एरियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रिसीव एंट्री कैसे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, चेक करेंगे कितना पैसा मिला। अच्छा मिस्टर नायर से नहीं मांगेंगे तो उनका जो पैसा है वो अभी रिवर्स करके एडजस्ट कर देंगे कि 25,000 तो इन्होंने पहले दे ही रखा था फाइनल कॉल में, तो कॉल्स इन एडवांस जो पहले लाइबिलिटी था वो अब मतलब डेबिट करके कैंसिल कर देंगे, कॉल्स इन एडवांस डेबिट कितना 25,000 इन्होंने एक्स्ट्रा दे दिया है, ठीक है। अच्छा अब एक शेयर होल्डर है जिन्होंने नहीं दिया तो उनका एरियर, एरियर मतलब क्या हो जाएगा लॉस, कॉल्स इन एरियर कितना, उनके पास शेयर था 1,000 था, 1,000 इंटू कितना हो जाएगा 1,000 इंटू 2.5 करके, तो इन्होंने कितना नहीं दिया 2,500, ठीक है। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल जितने से ड्यू होता है उतने से ही, मतलब जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होता है। ये देखो कितना डेबिट हुआ था 2,50,000, कंपनी ने सोचा था मुझे 2,50,000 मिल जाएगा, लेकिन कंपनी को 2,50,000 नहीं मिला, कितना मिला 2,50,000 में से 2,500 नहीं मिलेगा, ठीक है नहीं मिला, एरियर हो गया, और 25,000 आगे मिल चुका था तो अभी नहीं मिलेगा, तो अभी कितना मिलेगा 2,22,500। तो इसमें ये अमाउंट क्या होगा कॉल्स इन एडवांस भी लेस हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर भी लेस हो जाएगा। ये लेस इसीलिए होगा ये नहीं रिसिप्ट हुआ, ये ऑलरेडी रिसिप्ट है, तो 2,50,000 में अगर 25,000 रिसिप्ट है तो इतना नहीं मिलेगा, और 2,500 नहीं मिला तो ये भी एडजस्ट कर लेंगे, तो एडजस्ट करके हम लोगों को इतना पता चल गया, ठीक है इतना होगा। being calls money
रिसिप्ट। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या हो जाएगा। अब इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर। वैसे यहाँ पर शेयर होल्डर का नाम पता है, ठीक है, मिस्टर नायर। इनको हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, ठीक है। कितना अमाउंट होगा वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो इन्होंने कितना पैसा एडवांस किया था, 25,000 एडवांस किया था, ठीक है। रेट क्या होता है, 12%। अगर कुछ नहीं बताया होगा क्वेश्चन में तो एडवांस का रेट होता है 12%। कितने दिन पहले इन्होंने दे दिया, ये 3 मंथ्स पहले इन्होंने दे दिया, तो इंटू 3/12, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25,000 इंटू 12% इंटू 3/12, 750, ठीक है। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। अब हम लोग पे कर देंगे, तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, क्योंकि कंपनी पे की है ऐसा बोला हुआ है क्वेश्चन में, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक बी इंटरेस्ट पेड। ड्यू करने के बाद पे कर दिया। अब कॉल्स इन एरियर में फिर से ड्यू करेंगे, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो यहां पर लिख देते हैं कॉल्स इन एरियर अकाउंट, नहीं सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर होगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर डेबिट टू उल्टा क्यों लिख दिया मैंने यहाँ गलत लिख दिया था क्या, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू शेयर होल्डर, ये तो पेबल था, ठीक है। ये रिसीवेबल होगा, रिसीवेबल होने से तो डेटर बनाना पड़ेगा शेयर होल्डर को, तो यहाँ पर लिख देते हैं शेयर होल्डर, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, ऐसे होगा, टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, ठीक है। शेयर होल्डर से इंटरेस्ट का पैसा मिलेगा कॉल्स इन एरियर का, तो कॉल्स इन एरियर कितना हुआ था, ये हुआ था 2500, ठीक है, 2500। और इस पे रेट कितना चार्ज होता है, 10%। कितने मंथ्स का हुआ है वो चेक करेंगे। देखो इन्होंने 2 मंथ्स बाद पूरा पैसा दिया है, तो 2 मंथ्स का इंटरेस्ट जो है कलेक्ट हो जाएगा कंपनी का, 2500 इंटू 10% इंटू 2/12, यानी 41.66 आ रहा है, तो 41.67 ये लिख देते हैं, ठीक है। ये शेयर होल्डर से पैसा ड्यू कर दिया है, बीइंग इंटरेस्ट अमाउंट ड्यू, ठीक है। अब रिसीव करेंगे, तो रिसीव कर रहे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर 41.67, 41.67 बीइंग इंटरेस्ट अमाउंट रिसिप्ट, बीइंग इंटरेस्ट अमाउंट रिसिप्ट। और क्वेश्चन में और एक पॉइंट बोला था, ठीक है, कि इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो अलोंग विथ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया, ठीक है। यहाँ पर देखो हु पेड हिज ड्यू अमाउंट, ड्यू अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों ही पे कर रहा है, तो इंटरेस्ट तो मिला और ड्यू अमाउंट भी मिल जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जो कॉल्स इन एरियर बोल के बुक किए थे, देखो पहले जब पैसा नहीं मिला हम लोग कॉल्स इन एरियर बोल के उसे डेबिट कर दिए, ठीक है। अब ये पैसा अगर मिल जाएगा तो टू कॉल्स इन एरियर कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि इंटरेस्ट तो पे किया ही है और कॉल्स इन एरियर जितना था वो भी पे कर दिया, मतलब यहाँ पर इन्होंने अपना जो लाइबिलिटी था वो क्लोज कर दिया टूवर्ड्स कंपनी, यानी 2500 भी हमें मिल गया। तो ओवरऑल 2500 प्लस 41.67 कंबाइनली भी हम लोग कर सकते थे, बीइंग अमाउंट ऑन कॉल्स इन एरियर रिसिप्ट, कॉल्स इन एरियर रिसिप्ट, ये पैसा मिल गया, ठीक है। तो देखो ये एक मतलब पूरा कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस को कैसे कैलकुलेट करना है इस तरह का एक क्वेश्चन था, तो यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है फॉर फीचर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फॉर फीचर यानी कि कैंसिल कैसे किया जाता है शेयर को, ये हम लोग करेंगे, ठीक है। आज इतना ही करते हैं।